अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत अच्छा सा सबका दिन जा रहा होगा, और अगर नहीं जा रहा है तो अब अच्छा चला जाएगा। मैं सैयद रनम फातिमा और जी उठा की पूरी पाकिस्तान की पूरी टीम आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है जनाब। और अगर आपको मेरा आज का वार्डरोब अच्छा लग रहा है, ये मरूनिश एंड ब्लैकिश कलर का जो अगर ड्रेस आपको अच्छा लग रहा है, तो डू चेक आउट साइमा अंजुम, क्योंकि इनके और भी बहुत सारे ड्रेसेस हैं जो कि बड़े मज़े मज़े कलर्स के हैं और समर्स के हवाले से बहुत लाइट फैब्रिक है, बहुत अच्छा इनका फैब्रिक है। डू चेक हर आउट। अच्छा, तो मौसम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो गया है, क्योंकि इस वक्त मैं खुद कराची में हूँ। तो कराची के मौसम ने तो थोड़ी सी अंगड़ाई, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी अंगड़ाई ज़रूर ले ली है। मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो गया है जनाब। इस वक्त अगर कराची की बात करते हैं तो कराची में इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। मौसम में जो एक बहुत ज़्यादा चुभती हुई सनलाइट थी और एक हब्स वाला जो माहौल था वो थोड़ा कम हो गया है। यही वजह है कि आज मेरे चैनल में सब जो है वो बड़े स्लीपी भी हो रहे थे, क्योंकि ठंडक की वजह से ये होता है कि नींद आती है। आज मेरी जो एसोसिएट प्रोड्यूसर थी वो भी जो है ना थोड़ी सी स्लीपी हो रही थी। मैंने कहा और मेरे मेकअप में भी सब जो है वो बोल रहे थे कि मौसम अच्छा हो गया तो नींद आ रही है। लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहाँ पर चांसेस ऑफ रेन भी बहुत ज़्यादा हैं। इस्लामाबाद की अगर बात करते हैं तो इस्लामाबाद में इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख रहे हैं सारे बड़े क्लोज चल रहे हैं, 32, 32, 31। अच्छा, मेरी तो यही दुआ है कि भाई बारिश हो जानी चाहिए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि बारिश के बगैर क्या होता है कि मौसम कितना भी सुहाना हो, आपकी वो एक जो इरिटेशन मौसम के अंदर होती है, वो जो एक फील होती है कि आपको कुछ फ्रेशनेस वाली फील नहीं आ रही होती, तो वो नहीं मिल पाती है। तो जनाब मेरी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द बारिश फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग भी ये दुआ ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, आज हमने सोचा कि हम थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, थोड़ा पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। और मौसम की जब बात हो रही है तो कोई भी मौसम कितना भी सुहाना हो, बचपन के मौसम से ज़्यादा सुहाना तो कोई मौसम ही नहीं होता है। जब बचपन में बारिश होती थी तो वो कश्तियाँ चलाते थे। अब तो खैर वो वाला जो है बच्चों के अंदर भी वो रमक नहीं रही है, और वो वाला जो है गलियों वाला सिस्टम भी ऐसा नहीं रहा है कि पानी खड़ा हो जाए और उसमें कश्तियाँ आ जाएँ। वो शायर ने क्या खूबसूरत बात कही है ना कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन वो मेरा, वो बारिश की वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो ये हसीन किस्म की जो एक खूबसूरत यादों को शायर ने अपने शेर में बंद किया है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को आपके बचपन की सैर कराई जाए, आपको जो है दिखाया जाए और याद कराया जाए, वो खूबसूरत यादों से मिलवाया जाए जो शायद कहीं हमारी जो है हमारी जो याददाश्त के अंदर पीछे रह जाके फेड हो जाती है ना, वो थोड़ी जो है हमने सोचा ताज़ा कर लें। इसीलिए जब हम नॉस्टैल्जिक चीज़ों की बात कर ही रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने बचपन की एक चीज़ आपको दिखाऊं जो मैंने बचपन में, कैन यू सी, कि मैंने ये एक पर्ल वाली माला थी जो मैंने अपने हाथ से बनाई थी। ये आप देख सकते हैं, ये लॉकेट है, ये मैंने अपने बचपन में बनाया था अपने हाथ से, यू कैन सी। और मैं इतनी खुश थी इसको बना के। मैंने कोई क्लास 4 क्लास 3 में मैंने बनाया था। कैन यू सी, इसमें इस छोटी सी वॉच लगी हुई है। ये वॉच मुझे गिफ्ट में मिली थी, और ये पर्ल्स वाली माला, ये देखिए मैंने हाथ में इसको धागों से पिरोया हुआ भी है, इसके धागे भी नज़र आ रहे हैं। कैन यू सी दिस? हमारी ये जूम इन मिल सकता है थोड़ा सा? ये देखिए मैंने सुई धागे से ही पूरा बनाया था। कैन यू सी? और मैं इतना ज़्यादा खुश थी, इतना ज़्यादा खुश थी इसको बना के कि मैं आपको लिटरली बता नहीं सकती, क्योंकि सबने अप्रिशिएट भी बहुत किया था। बच्चों की छोटे छोटे कामों को जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो हमने सोचा आज हम आपको ऐसे भी लोगों से मिलवाएंगे कि जिनकी बचपन की कहानियाँ इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग हैं कि वो ज़रूर आपके अंदर कोई ना कोई स्पार्क ज़रूर जगाएंगी। साथ ही साथ हमें कॉल करके अपने भी बचपन के बारे में आगाह कीजिएगा कि आपका बचपन कैसा गुजरा और ऐसा वो कौन सा किस्सा है कि जो आप भुलाए नहीं, आपको भूला जाता है। अच्छा, बचपन की अगर बात करें तो मैं अपने बचपन के कुछ छोटे मोटे किस्से सुनाती हूँ। एक किस्सा मैंने सुनाया था ईद के शो पे भी, या आई थिंक किसी और दिन शो पे सुनाया था कि अच्छा, जब मैं छोटी थी तो मैं जो है हमारे 3 भाई बहन थे, लाइक मेरी आई हैव 2 ब्रदर्स एंड आई एम द ओनली सिस्टर। तो हम लोगों के अंदर ना कंपटीशन बहुत था, पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती थी। पापा जो है वो डबल MA थे, मॉम जो है वो बैचलर्स थी, और दादा जो है वो मेरे जो दादा थे वो पहले मुस्लिम थे जो
पूरे सिंध में जिन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की थी इन हिज बोर्ड्स एग्ज़ाम, यानी कि मैट्रिकुलेशन में उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की थी। तो वो पढ़ाई का हमेशा से बड़ा प्रेशर रहा था ना, तो ये था कि बड़ा भाई भी फर्स्ट आता है, सेकंड वाला मेरा जो भाई है वो भी फर्स्ट आता है, तो मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर रहता था कि मुझे भी फर्स्ट आना है। अब हुआ क्या कि इंग्लिश का जो है एग्ज़ाम था, और आई रिमेंबर कि उस वक्त स्टैंडर्ड 1 में थी मैं, तो जो है मैंने क्या किया कि गलती से मैंने उर्दू की साइड लाइंस लगा दी ना। अब टीचर आई, टीचर ने बोला आप ये क्या कर रही हैं। अच्छा, उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, फिर जब वो टीचर चली गई तो मुझे याद आया कि अच्छा मैंने गलत लाइंस लगा दी हैं। मैंने कहा अब क्या करूं, अब अगर मैंने ये लाइन सारी रिमूव की और नई लाइंस लगाई तो मेरे 10 मिनट तो कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं गए 10 मिनट। मैंने बहुत चालाकी के साथ क्या किया कि पूरी इंग्लिश ही उल्टी लिख दी। कैन यू इमेजिन, मैंने इतनी ज़्यादा जो है ना उसमें एफर्ट लगाई, मैंने पूरी इंग्लिश उल्टी लिख दी और मेरे 0 मार्क आए थे। मेरी मॉम तो परेशान हाल स्कूल पहुंची कि ये 0 आ कैसे गया, वो भी मेरी बच्ची का। तो पता चला कि जनाब उनकी बच्ची ने कारनामा इतना अच्छा शानदार किया हुआ है। तो ये बातें होती रहेंगी, मैं भी अपने बचपन से जो है आपको मिलवाती रहूँगी, आप मुझे अपने बचपन की बातें बताते रहिएगा। यहाँ पर एक वक्त हुआ है कॉल का, देखते हैं किसने हमें ज्वाइन किया है, कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं लाहौर से समन बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। समन आप सुनाएं, आप कैसी हैं, कैसा मौसम है लाहौर का? बहुत अच्छा मौसम है, बहुत प्यारी लग रही है। आपका ड्रेस बहुत प्यारा है, मुझे भी आपसे ड्रेस का गिफ्ट चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला मैं साइमा अंजुम से ज़रूर कांटेक्ट करूँगी और हम आपको ड्रेस ज़रूर भिजवाएंगे समन। लेकिन भिजवाएंगी ऐसे ही कह रही हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल आप अपना एड्रेस लिखवाएं, अपना नंबर तो हमारे पास आ ही गया है, हम ज़रूर भिजवाएंगे। ठीक है, मतलब उस टाइम पे मुझे मिले भी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। कोई बचपन का किस्सा समन अपना बताना चाहेंगी आप? मेरे बचपन के दिन बहुत अच्छे थे दिन। आज बैठे बैठाई हुई याद आ गए, रात के प्रोग्राम में कॉल मिला दी मैंने। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है आपका। हमने जो ये आपने अभी गाने का शेर सुनाया, ये जो है हमने एक पैकेज के पीछे भी लगाया और बहुत जो है ना वो नॉस्टैल्जिक, उसे देख के थोड़ी टेरी भी हो जा रहा है इंसान। ठीक है, फिर मुझे तो सूट का गिफ्ट चाहिए आपसे। नहीं नहीं, सूट का गिफ्ट आपको लाजमी मिलेगा समन, आप ऐसे कंफ्यूज क्यों हो रही है, ज़रूर मिलेगा आपका सूट का गिफ्ट। दोबारा कॉल कीजिएगा और अपनी जो है कोई बचपन की बातें हैं वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच समन। तो जनाब बातें हो रही हैं बचपन की बातें, बचपन की यादें। बचपन के दिन इतने हसीन होते हैं कि आप जब बड़े हो जाते हैं आपको लगता है कि आपने इतना गोल्डन टाइम जो है वो पीछे छोड़ के आप आ गए। इतने हसीन लम्हात थे जो हमें बचपन में रियलाइज़ ही नहीं होते थे। आज जब हम बड़े हो गए हमारे पास इतनी मल्टीपल किस्म की टेंशन्स हैं, आइदर यू आर अ स्टूडेंट, आइदर यू आर अ वाइफ, आइदर यू आर अ हस्बैंड, मतलब आपके पास अपने लिए टाइम ही नहीं बचता ना। बचपन में तो क्या होता था, मेरा खिलौना कहाँ है, मेरा बस्ता कहाँ है, मेरे दोस्त कहाँ हैं, मतलब कोई जिम्मेदारी ही नहीं होती थी। अगर इतनी सी चोट लग जाती, लिटरली मैं अपने बारे में बताऊं, मुझे इतनी सी चोट लग जाती थी, मैंने तो उसको एक एक बंदे को पकड़ के बताना होता था। बचपन में मैं छोटी थी तो मेरी आवाज़ भी बड़ी छोटी छोटी होती थी, इसलिए मेरी खाला मुझे चूचू भी अक्सर कहती थी। तो मुझे सबको बताना था, आपको पता है आज मुझे चोट लग गई है, आपको पता है। और वो चोट कितनी होती थी वो माइक्रोस्कोप से देखे ना जब जाके वो नज़र आई, इतनी सी चोट होती थी। तो लड़कियों के स्पेशली होता है, वो बड़ी लाडली होती है और मैं अपने पापा की बहुत ज़्यादा लाडली थी। और मैंने आई रिमेंबर कि मैं क्लास 5 में अच्छा खासा बड़ा हो जाता है बंदा, मैं क्लास 5 तक अपने पापा की गोदी में चढ़ के इधर से उधर, उधर से इधर जा रही होती थी। तो बहुत मज़ेदार किस्म के लम्हात थे, बहुत अच्छे लम्हात थे। अगर हम अपने पेरेंट्स के बचपन पे नज़र डालते हैं तो वो आई थिंक हमसे ज़्यादा खूबसूरत थे, क्योंकि हम तो फिर भी एक टेक्निकल मॉडर्न दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर आज के बच्चों की बात करते हैं तो उनका बचपन तो मुझे लगता है भाई दिस इज़ नॉट बचपन। लाइक लिटरली टेलिंग यू, मेरे घर में जितने भी बच्चे हैं, लाइक मेरा जो भतीजा है वो कोई 1.5 साल का है, वो बच्चा पूरा टैबलेट जो होता है वो पूरा ऑपरेट कर लेता है। उसको पोएम्स चेंज करना आती हैं, उसको पोएम्स लगाना आती हैं। उससे थोड़ी बड़ी जो जनरेशन है, यानी कि जो क्लास 5 क्लास 6 की जनरेशन है, वो पूरा टाइम जो है प्ले स्टेशन पे लगे हुए होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स पे लगे हुए होते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि उन लोगों का कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, क्या बचपन है, बिल्कुल समझ नहीं आता। इनफैक्ट उनकी कॉम्पिटिशन्स, अच्छा हमारे कैसे कॉम्पिटिशन्स होते थे कि हम पर कहते थे पढ़ाई में कौन आगे जाएगा, किसका स्कोर जो है फलाने गेम में ज़्यादा हो जाता है। अच्छा तुम्हें वो वाली पहेली का तुम्हें आंसर पता है, अच्छा तुम्हें फलाना वाला टंग ट्विस्टर आता है, मैं तुम्हें बोल के दिखाता हूँ, तुम ना इसे 10 बार जल्दी जल्दी बोलो। तो इस तरीके की बड़े मज़े की एक्टिविटीज़ होती थी। और आजकल बच्चों का क्या है कि भाई तुम्हारा पबजी का स्कोर कितना है, तुम्हें पता है मेरा तो इतना ज़्यादा स्कोर है पबजी में, तुम्हारा जो है ना सबवे सर्फर
ज़फ़र का कितना स्कोर है, मेरा तो इतना स्कोर है। तो जनाब बचपन जो है वो चेंज होता जा रहा है और मैं तो बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकती कि जब हमारे बाद वाली जो लाइक जो मेरे बच्चों वाली जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, जो जनरेशन आएगी, यानी कि तकरीबन 2020 के आगे जो जनरेशन आएगी उसका क्या बचपन होगा, लिटरली आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या उनकी क्या। मुझे तो लगता है कि वो जो एक कार्टून आता था ना बचपन में कि जो है वो बटन दबा रहे होते हैं और कुत्ता बाहर आ जाता है, फिर बटन दबा रहे होते हैं, फ्रेंड के पास चले जाते हैं, गाड़ियाँ उड़ रही हैं, मुझे लगता है वो वाला दौर जो है वो बिल्कुल भी दूर नहीं है, बिल्कुल करीब पहुंच चुका है वो दौर। पुराने दौर में क्या होता था कि हमारे पास एक पैकेज भी इस वक्त मौजूद है, हम आपको दिखाएंगे। मैं जब देख रही थी तो मैं बड़ी नॉस्टैल्जिक हो गई थी वो पैकेज देख के। लट्टू होता था, रस्सी से बांध के लट्टू चलाते थे और पहल दूज खेलते थे, पिट्टू गरम में एक गेम होता था वो खेलते थे। अब तो बच्चों के पास कैरम जैसी और ड्राफ होता था, वो बड़ा इजी गेम, वो भी गेम्स नहीं है बच्चों के पास। अगर बच्चों के पास कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन है, सिर्फ और सिर्फ टैबलेट है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट है। और सोशल मीडिया ने बच्चों को बड़ा जो है ना वो, मैं कहती हूँ कि बेनिफिट भी हर चीज़ के होते हैं, सोशल मीडिया के भी बड़े बेनिफिट्स हैं कि बच्चों को वो चीज़ें आ गई जो शायद उस एज में हमें नहीं आती थी, लेकिन बहुत सारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से बच्चों को दूर कर दिया है, किताबों से बच्चों को दूर कर दिया है। मेरे बचपन में अगर बात करते हैं तो वो एक बड़ा मशहूर मैगज़ीन आता था बच्चों का, नौनिहाल, तो हम उसे पढ़ते थे, उसमें लिखते भी थे। अच्छा आपको पता है हम ख़त भी लिखते थे उसके अंदर, अपनी छोटी छोटी कहानियाँ भी उसके अंदर सजेस्ट करते थे, कभी छप भी जाती थी। और जब कहानी छप जाती थी, ओ हो बड़ी ईद का समा हो जाता था कि आपको पता है मेरी नौनिहाल में कहानी छपी है, आपको पता है मेरा लेटर छपा है नौनिहाल में। तो बड़ा अचीवमेंट वाला जो है वो एक टाइम होता था। अब तो बच्चों के अंदर से इतनी दूरी आ गई है किताबों से स्पेशली, और जब कहानियों की बात करते हैं उससे भी बहुत दूरी आ गई है। होता पता है क्या है, जब बच्चों के अंदर कहानियों से, किताबों से दूरी आ जाती है, जब वो किताबों की तरफ राग़िब नहीं होते, किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो वो आपकी हिस्ट्री से दूर हो जाते हैं, आपके अदब व आदाब से दूर हो जाते हैं। उन्हें उनकी जो वोकैबुलरी है, स्पेशली उर्दू की, उर्दू हमारी बड़ी बेसिक कौमी ज़बान है हमारी, और हमारी बेसिक उर्दू भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे होते हैं उनकी बेसिक, बिल्कुल बेसिक तरीन वर्ड्स के भी मतलब वो पूछ रहे होते हैं। और काउंटिंग में तो खैर मेरी जनरेशन से ही तबाही आ गई थी, उर्दू की काउंटिंग तो मुझे भी शायद 50-60 के आगे मुश्किल से आ जाती है, लेकिन थोड़ी सी याद करनी पड़ती है। तो किताबों से जो है अपने बच्चों को कोशिश करें कि लगाव बढ़ा के रखें। स्टोरी बुक्स में क्या होता है कि छोटी छोटी स्टोरीज़ होती हैं, बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, और बच्चों को जो लेसन्स होते हैं ना वो आपकी बोली हुई बात से याद नहीं रहेंगे, लेकिन जब बच्चे वो पढ़ेंगे, और बच्चों के अंदर ना बात ये होती है कि उनकी इमेजिनेशन पावर जो होती है वो बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब वो किसी कहानी को पढ़ रहे होते हैं, उसे समझ रहे होते हैं, तो वो अपनी जो है ना माइंड में वो इमेजिनेशन बना रहे होते हैं कि अच्छा बीना का बस्ता इस तरीके का था और बीना के पास बिल्ली थी, फिर बीना आती थी, बिल्ली को पकड़ती थी, फिर अपने हाथ धोती थी जाके। तो इन छोटी छोटी बातों में क्या होता है ना, बच्चों को वो ट्रिगर पॉइंट्स जो हम समझा के नहीं सिखा रहे होते हैं ना, तो वो कहानियाँ बच्चों को माइंड में इस तरीके से फिक्स हो जाती हैं कि कभी बीना ने बिल्ली को पकड़ा तो बीना ने हाथ धोए, खाना खाने से पहले बीना ने हाथ धोए। इसमें क्या होता है कि उनके एटिकेट्स भी शामिल हो जाते हैं, और उनमें जो है उनके टाइमिंग शेड्यूल्स भी सेट हो जाते हैं कि स्कूल से आती थी बीना तो ये करती थी, स्कूल से आती थी तो वो करती थी, या फिर ये कर लेती थी तो फिर दूसरा क्या काम करती थी। बड़े मज़े मज़े के इससे बच्चों के अंदर हैबिट्स जो है वो डेवलप हो जाती थी। यहाँ पर एक और कोई कॉलर मौजूद है जो यकीनन अपना बचपन शेयर करना चाहते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर, कौन है हमारे साथ? शहनीला बात कर रही हूँ। जी शहनीला, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा देखिए, बचपन की यादें बहुत सारी होती हैं, बिल्कुल और होती हैं। इसमें से एक मैं शेयर करना चाहूँगी जी कि जी। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारी बैक साइड पे एक लॉन था, उसमें फ्रूट ट्रीज थे। तो हमारी अच्छा। टीचर जो है वो मना करती थी कि फ्रूट नहीं तोड़ना। तो हाँ। एक दिन मैंने और मेरे फ्रेंड्स हम लोग गए और हमने जाके फ्रूट तोड़ना शुरू कर दिया। हाँ। और हमारी प्रिंसिपल जो थी वो ऑफिस से शीशों में से देख रही थी। अच्छा, हमने तोड़ा, वो कहीं ऊपर कपड़ा जला हुआ दरख्त के ऊपर गिरा हुआ था। ओहो। तो मैंने वो जब एप्पल्स तोड़े तो वो जला हुआ कपड़ा मेरे मुंह के ऊपर गिरा, और वो मुझे पता नहीं था, मैंने हाथ से पूरे अपने फेस पे मल दिया, तो मेरा फेस काला हो गया पूरा। ओह। तो हम वहां से भागे। मैंने कहा, कहते हैं ना कि चोरी करने वाले का मुंह काला हो गया, हमारा खुद से ही मुंह काला हो गया। ये बात तो सच हो गई, चोरी करने वाले का मुंह काला हो गया।
तो वो मुझे अभी भी अपने बचपन की याद आती है। और दूसरी ये कि जैसे आप कहती हैं कि बच्चों का आजकल का बचपन कैसा है, बचपन इस तरह है कि आजकल के बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा एडिक्ट हैं मोबाइल के। वो बहुत जो ज़्यादा। एक फैमिली बॉन्डिंग होती है ना, वो खत्म हो गई है कि हर बिल्कुल। बच्चा, आप एक टेबल पे बैठे हुए हैं ना, तो आपस में उनकी कन्वर्सेशन नहीं हो रही होती। हर बंदा, 5 बंदे बैठे तो 5 बंदों के हाथों में मोबाइल, बिल्कुल या ऐसे तो ही वो होता है। गेम्स खेल रहे होते हैं या वो व्हाट्सएप पे होते हैं। और इस तरह तो हम लोग तो कहीं भी जाते हैं, मेरे तो हस्बैंड बड़ी सख्ती से ना सबके मोबाइल लेके टेबल पे अलहदा रखते थे। बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे चाहिए, सबके मोबाइल ले लेने चाहिए। ले लेने चाहिए, चाहे हमारे रिलेटिव हैं कोई हैं, वो कहते हैं मोबाइल अपनी साइड पे रख दें, जो 1 घंटा 2 घंटे आपने टाइम गुजारना है अपनी बातें शेयर करें। बिल्कुल तो सही इस बात है, तरह और अब तो लोगों के पास टाइम भी इतनी मुश्किल से निकलता है। शहनीला की कॉल लगता है कि ड्रॉप हो गई। बहुत शुक्रिया, शहनीला बता रही थी कि भाई वो किस तरीके से उनके स्कूल में मना था कि जो है ना तोड़ें आप फूल या फ्रूट्स ना तोड़ें, और उन्होंने जो है ना कपड़ा उन्होंने जो है उससे साफ़ कर लिया। वो कपड़ा जला हुआ था और उनका मुंह वाकई में जो है ना उसकी कालक लग गई और चोर का मुंह जो है काला वाला सिचुएशन आ गई उनकी। इस वक्त एक और कॉल मौजूद है, देखते हैं कौन है हमारे साथ, क्या शेयर करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन प्यारी सी आवाज़, कौन है ये भाई, कौन बात कर रहा है? मैं हमना कराची से बात कर रही हूँ। जी हम ना, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी, आपने बोला है ना बचपन की कोई बात बताए तो मैं आपको ड्रेस दूंगी। तो क्या? आपने ये बोला है ना कोई बचपन का वाकया कोई बात बताए तो मैं आपको ड्रेस दूंगी। नहीं नहीं, बचपन की हम सिर्फ शेयरिंग सुन रहे हैं, ड्रेस वाली ऑफर तो आप खुद दे रही है हम ना। वैसे मुझे ड्रेस की जरूरत है, इसलिए कि मेरे भाई है ना, मैं ड्रेस बना। हमना जी बोलिए। हमना की कॉल ड्रॉप हो गई। हमना बिल्कुल कोशिश करेंगे, डिज़ाइनर से रब्ता करेंगे, आपके लिए भी अगर हो सकता है तो ड्रेस ज़रूर भिजवाएंगे। बातें हो रही हैं बचपन के किस्सों की जनाब, तो आप भी कॉल मिलाइए और अपने बचपन का किस्सा कोई अगर आप सुनाना चाहते हैं तो ज़रूर सुनाइए। अच्छा, इस वक्त मेरे पास एक जो शेर मुझे याद आया है जो है ना बचपन से रिलेटेड, जो आजकल के बच्चे हैं उनके लिए जनाब, ये हमारे जो है ना बड़े अच्छे से हमारे सीनियर होते हैं हमारे चैनल पे, उन्होंने हमें बताया था, सुन के हमें बड़ा लगा कि वाकई में ये सच है। तो ये शेर सुनिएगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट है आजकल की जनरेशन के हिसाब से। बस्ता भारी है इस कदर इसका, जिसको बच्चा उठा नहीं सकता। बस्ता भारी है इस कदर उसका, जिसको बच्चा उठा नहीं सकता। और ये हाल इल्मो फजल का है, पहला कलमा सुना नहीं सकता। तो जनाब आजकल भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन आ गई है कि जनाब इतना भारी बैग होता है बच्चे के पास, इतने भारी जो है ना चीज़ें होती हैं, लाइक उसके पास थर्मस भी है, लंच बॉक्स भी है, उसके साथ आपके जो है ना वो आर्ट एंड क्राफ्ट का एक अलग से एक वो कैरियर होता है, लंबा सा नहीं, एक बैग होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल लंबा सा, तो वो बैग भी बच्चे को कैरी किया हुआ है। उसके बाद उसके 10 तरह के यूनिफॉर्म्स हैं भाई, योगा का यूनिफॉर्म अलग है, टाइकोंडो क्लास का यूनिफॉर्म अलग है, स्विमिंग क्लास का अलग है, स्पोर्ट्स का बैग अलग है। तो बच्चों के साथ तो पूरी गाड़ी आजकल जो है ना अलग से बच्चों के साथ जाती है उनका सामान कैरी करके। तो बच्चों पे आजकल बड़ा बोझ आ गया है, लेकिन उनकी मेंटल सिचुएशन ऐसी हो गई है जनाब के लिटरली अगर आप उनसे बेसिक चीज़ें यानी कि कलमा या टेबल्स वगैरह भी सुने तो हार्डली शायद वो अपने जहन पे जोर डाल के बता सकेंगे। ये बातें आजकल के दौर की, आपके दौर की, आने वाले दौर की बातें चलती रहेंगी। यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अपनी चाय ले, मैं भी अपनी चाय लेती हूँ, अभी वापस आते हैं, देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी जनाब, वेलकम बैक। बात हो रही है सारी जो है बचपन की यादें, बचपन की नॉस्टैल्जिक यादें जो है हम ताज़ा कर रहे हैं। पहल दूज, पिट्टू गरम और जो है पता नहीं बड़े मज़े मज़े के नाम जिस वक्त मेरे भी दिमाग से निकल गए हैं। यहाँ पर हमने सोचा कि जब हम इतनी सारी बातें याद करवा ही रहे हैं आपको, तो क्यों ना हम आपको ये सारी चीज़ें दिखा भी दें ताकि आपको इमेजिन करने में, याद करने में जो है वो ज़्यादा आसानी हो जाए। तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं पैकेज जो बहुत ही नॉस्टैल्जिक के, जिसे मैं देख के जो है ना बड़ी टियरी आइज हो गई थी, बचपन जो है वो जोरों शोरों से याद आने लगेगा। गो वॉच दिस पैकेज एंड जस्ट विल बी राइट बैक। मेरे बचपन के दिन,
मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। यहाँ पे बचपन की बातें हो रही हैं। हम आपको अपने गेस्ट से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिनका बचपन जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रहा है। आप इन्हें देखते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स पर आप इन्हें देखते रहते हैं। तो आज हमने सोचा कि आज हम इनसे पूछेंगे इनके बचपन की स्टोरीज़, इनका स्ट्रगल जो मैंने सुना था, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। और इंशाल्लाह ताला जब आप लोग सुनेंगे आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा। तो विदाउट एनी सस्पेंस इंट्रोड्यूस करवाते हैं हदील को। हदील साल अल बलूची, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हदील? सलाम, मैं बिल्कुल कैसी हैं आप? ठीक ठाक आप हैं? कैसे हैं? आज मौसम थोड़ा सा जो है वो सुहाना हुआ हुआ है और हम दोनों की मैचिंग भी हो गई है इत्तेफाक से। एग्जैक्टली आप देख रही हैं? मेकअप रूम में मैं देख रही थी तो मैंने कहा चलो इट्स गुड, सम एटलीस्ट कोई तो है who is wearing the same colors. एग्जैक्टली और मरून कलर तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, वैसे भी आपको बड़ा प्लेजेंट लगता है और ऑन स्क्रीन भी बड़ा प्लेजेंट लगता है ना, Exactly, मॉर्निंग yeah, फील्स yeah. आती हैं आपको। अच्छा अदील, बचपन की बातें हो रही हैं, बचपन की गेम्स के बारे में। अभी आपने देखा वो ब्रिक गेम्स और जो है वो लूडो वाला गेम और ड्रॉफ वाला गेम और वॉकी टॉकी आते थे हमारे बचपन में। आपको कोई अपने बचपन की टॉयज़ याद है? बस एक डॉल होती थी और एक किचन सेट होता था और हम उससे खेलते थे। आजकल के बच्चों के पास बहुत सारे टॉयज़ हैं, बहुत और सारे। हमारे टाइम पे ज़्यादातर फोकस्ड होता था कि पढ़ाई 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 पढ़ाई, ये सारी चीज़ें। तो इतने सारे खिलौने नहीं होते थे उस वक्त। ज़्यादा जोर होता था कि हम लोग फिजिकली जाके खेलें। एग्जैक्टली। छुपन छुपाई खेल रहे होते थे, खो खो खेल रहे होते थे, या घर बैठ के मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं बैठ के तकिए रखती थी और मैं उनको पढ़ाती थी। तो इस तरह की अच्छा, छोटी टीचिंग छोटी का बचपन में एक्टिविटीज सबको बहुत शौक होता है ना, स्पेशली फीमेल गर्ल जो होती है Exactly. उनको बड़ा होता है कि जो है ना मैं टीचर बन जाऊं क्लास की। लूडो खेल ली, या इस तरह से पकड़म पकड़ाई खेल ली। इस तरह की एक्टिविटीज ज़्यादा होती थी। और जो थोड़े से टॉयज होते थे, किचन सेट होता था, उसके साथ बैठ के खाना बना रहे होते थे। मैंने आपा अपनी बूजी डॉल वाला की जो शादी खेलते कर थे, ली। है ना, आपा बूजी वाला, आप मेरे घर मेहमान हैं, मैं आपके घर मेहमान। मैंने तो अपनी डॉल की इतनी शादियां की हैं कि अल्लाह खैर करे बस। अच्छा, अब जो देखते हैं लड़कियों के अंदर भी काफ़ी ट्रेंड चेंज हो गया है ना, उन्हें डॉल्स का शौक है, ना उन्हें डॉल्स की शादियां करवाने का शौक है। बच्चों का काफ़ी डिफरेंट हो गया है। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बच्चे के पास आईपैड है, हर बच्चे के पास अपना लैपटॉप है, हर बच्चे के कमरे में एलसीडी लगा हुआ है। जब आप सारी फैसिलिटीज़ उसको एक कमरे के अंदर दोगे तो फिर बच्चा कहाँ निकलेगा? बिल्कुल। और अब तो बच्चों के पास डॉल्स भी डिजिटल आ गई हैं। मैं वो देख रही थी छोटी कज़न को, हदील अपनी, वो क्या कर रही थी, डिजिटल उसका जो डॉल गेम था वो भी डिजिटल था। मतलब आप टच करें तो डॉल के कपड़े बदल जाएंगे, टच करें तो डॉल के हेयर बिल्कुल, चेंज हो बिल्कुल। जाएंगे। तो अब तो बच्चे फुल डिजिटल हो गए भाई। आई मीन अगर हर चीज़ वो आईपैड पे खेल रहे हैं या हर चीज़ वो अपना टैब यूज़ कर रहे हैं तो फिर फिज़िकल एक्टिविटी किधर चली गई? हमारे टाइम पे ज़्यादा ज़ोर होता था कि अगर वेकेशंस हैं तो स्विमिंग की क्लासेस करा दी, कुकिंग की क्लासेस सिखा दी। छोटे छोटे हम लोग बैठ के जो है डेजर्ट सीख रहे होते थे, छोटे छोटे केक्स ऐसे बना छोटी रहे सी होते रोटी थे। बनाते थे उसको, है ना, टॉयज में ही ये मॉम से सारी आटा चीज़ें ला सिखा के। रहे होते थे। हम लोग रीडिंग की क्लासेस जाके ले रहे होते थे। आजकल के बच्चे हर चीज़ जो है इस एक मोबाइल के अंदर बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी जो पूरी दुनिया है वो सिमट के, उनकी दोस्ती, उनका सारा फन टाइम, उनका सारा लीजर टाइम, सब कुछ सिमट के मोबाइल में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो है वो समा गया है। आप बताएं कि आपके बचपन की जब हम बात कर रहे थे, इतना सस्पेंस हमने बढ़ाया, तो थोड़े से आपके बचपन से लेके शुरू करते हैं। कहाँ पैदा हुई, कहाँ पली बड़ी, और जो छोटी सी हदील थी उसके क्या ख्वाब थे? मैं पंजगुर बलूचिस्तान में पैदा हुई और उसके बाद जो है हम लोग शिफ्ट हो गए ओमान, और फिर उसके बाद कराची वापस। फैमिली, क्योंकि मेरी मदर फैमिली ओमान में है और मेरे बाबा की फैमिली जो है वो यहाँ पे है, तो इस तरह से था। और बचपन बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा था। मैं अपने बचपन में, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत थी, और अच्छा, वो तो आज भी है। हाँ, और एक हेल्पिंग नेचर बहुत था।
तो आई मीन मुझे कुछ चीज़ें मुझे भी याद हैं और कुछ चीज़ें अम्मी बताती हैं कि मैं अपने क्लासमेट्स के लिए लड़ रही होती थी कि उनको स्टेज पे लाना है, किसी को सिंगिंग करवानी है, किसी को स्पीच करवानी होती थी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो आई ऑलवेज यूज टू हेल्प माई कोलीग्स, हेल्प माई फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स तो के लिए। इनिशियल स्टडी बलूचिस्तान में ही हासिल किया नहीं आपने? नहीं, द कंप्लीट एजुकेशन इन कराची। ओके द कंप्लीट एजुकेशन इन कराची, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो बलूचिस्तान से कुछ मेमोरीज हैं वाबस्ता कि वहाँ पे कैसा टाइम गुजरा, हर कैसा साल होता हम था? जाते थे। आई रियली वांट टू से थैंक यू टू माय डैड के और माय मदर के, वो एक कनेक्टिविटी उन्होंने नहीं तोड़ी, उन्होंने हमें अपनी बुनियाद से हमेशा अटैच रखा। दे ऑलवेज हर जून जुलाई हम लोग जा रहे होते थे अपनी फैमिली से मिलने, दादा दादी, अल्लाह उन्हें जन्नत फ़िरदौस में जगह दे, दे आर नो मोर विद अस। लेकिन वो भी एक बचपन का एक खूबसूरत लम्हा खूबसूरत है। पार्ट होता है। और आपकी नाना दादी दादा दादी तो Exactly. इतने ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं, इतने क्लोज होते हैं ना कि वो जो है उसकी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं होती। हम लड़ते थे कि हमें वेकेशन में ले जाएं, बिल्कुल हमें ले जाएं, अच्छा दादा हदीर, दादी से आपकी मिलाएं। स्टोरी की जो है इतना सस्पेंस क्रिएट किया कि भाई आपने बचपन से ही बहुत स्ट्रगलिंग और बहुत ज़्यादा जो है दूसरों के लिए, आप जैसा खुद भी बताइए, आपने दूसरों के लिए भी बड़ा एफर्ट किया। तो थोड़ी सी उस स्टोरी में नज़र डालते हैं कि वो कैसा स्ट्रगल रहा, कैसे बचपन रहा। देखो, बिलोंगिंग फ्रॉम बिलोच फैमिली मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, जिस फील्ड में मैं आज हूँ, वर्किंग इन media मीडिया industry. एज ए एंकर पर्सन एंड रनिंग माई ओन बिजनेस कल्चर ऑनलाइन। तो वो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था बचपन। बट आई रियली वांट टू से थैंक्स टू माय डैड कि उन्होंने एजुकेशन पे बड़ा फोकस किया। मेरी ममा उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि किसी न किसी तरह से मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊं और बेटियों को पढ़ाऊं और एक लेवल तक सेट करूं। तो कमिंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी वो एक इजी टास्क नहीं था। खैर, स्कूलिंग हो गई, कॉलेज भी हो गया, यूनिवर्सिटी लाइफ वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर मी। चूजिंग द फील्ड के मीडिया लाइन में आना है, मीडिया साइंसेस करना है। तो आई डिड माई बैचलर्स इन फिल्म एंड टीवी एंड फोटोग्राफी, देन आई डिड माई मास्टर्स इन एडवर्टाइजिंग एंड नाउ आई एम डूइंग माई पीएचडी इन साइकोलॉजी, मीडिया Wow. साइकोलॉजी। तो वो एक जर्नी आसान नहीं था आपको। व्हेन आई चूज दिस फील्ड कमिंग इन द मीडिया फील्ड, तो फैमिली मेम्बर्स काफ़ी अगेंस्ट थे। वो तो अर्बन सिटीज के इतने ज्यादा अगेंस्ट हो Yeah, जाते हैं। आप तो exactly. फिर एक जो है Exactly. रूरल तो वो प्रॉब्लम हमेशा रहा, ऑन एंड ऑफ वो प्रॉब्लम चलता रहा। 2 साल मुझे लगे अपनी फैमिली को समझाने में कि दिस फील्ड इज़ गुड एंड ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह से किसी भी फील्ड में चलते हो। आई ऑलवेज से कि माशरा, हम माशरे से हैं, हम माशरे को बनाते हैं, हम एक सोसाइटी को बेहतर बिल्कुल बनाते ऐसे। हैं। तो ये पूरी टीम है, आप इनके साथ अच्छे से रहें, वो आपके साथ अच्छे से रहेंगे। तो मुझे उनको ले जाना पड़ा, सेट पे ले गई, मैं उन्हें अपने wow. शूट्स पे ले गई, मैं उन्हें हर उस जगह ले गई जहाँ मुझे ले जाना चाहिए। तो आई थिंक आपको वो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। बिल्कुल। तो इट वाज अ कोइंसिडेंट to choose media sciences because they thought कि it's journalism, but unfortunately it's film and TV. तो खैर इवन ये भी प्रॉब्लम हुआ कि मेल कोलीग्स जो हैं वो घर में नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन अब हमारा काम ऐसा है कि हमें शूट्स करने, हमें रिकॉर्डिंग्स करने, असाइनमेंट्स बनाने होते थे, प्रोजेक्ट्स बनाने होते थे। तो उस चीज़ के लिए भी कन्विंस करने के लिए इट टुक मी 2 years to make them understand कि बाबा I cannot walk like this alone. और थ्रू आउट 2 years फिर कैसा रहा स्ट्रगल? अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स वर वेरी डिफ़िकल्ट। कभी डांट पड़ती थी। बाबा एंड मामा वर वेरी मच ओके, लेकिन जैसे आपके रिलेटिव्स होते हैं ना, वो आके हाय अल्लाह आपकी बेटी तो मॉडल है, हाय अल्लाह आपकी बेटी तो अच्छा, ये सबसे इंडस्ट्री ज्यादा में प्रॉब्लम जो होती है वो रिलेटिव्स को ज्यादा होती है। आपके बिल्कुल। पेरेंट्स को इतनी नहीं होती जितने रिलेटिव्स को तो प्रॉब्लम होती है। मैं मेरा हमेशा एक क्लैश रहता था एंड फिर मेरे बाबा को रियलाइज़ हुआ कि भाई हमें लोगों को थोड़ी जवाब देना है, हमें तो अल्लाह ताला को जवाब देना है। तो व्हाई वी आर वरीड अबाउट लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। Exactly. बट ये लोग क्या कहेंगे विल ऑलवेज सफ़र यू, दिस सफ़र यू। बट इसके लिए यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप इस चीज़ को इग्नोर करो कि लोग क्या कहते हैं। आई ऑलवेज रिमेंबर माई मेंटोर वर्ड कि मेरे मेंटोर्स हैं। आई रियली वांट टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, सर फैसल कुरैशी एंड डॉक्टर लाल खान काकर। दे ऑलवेज से कि बस आँख बंद करो, कान बंद करो, कान बंद करो, सुनो नहीं कान what तो people बहुत say. इंपॉर्टेंट है, Yeah. कान बंद करना। कान बंद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव बात हो वहाँ पे आप अपने कान बंद करो एंड दैट्स इट। जस्ट फोकस ऑन योर गोल, व्हाट यू हैव टू डू इट, दैट्स इट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह टुडे इट्स बिन 6 years एंड आई एम एंजॉयिंग माय करियर।
वाओ, दैट इज़ अमेजिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फोकस वाली बात ये लगी जो आपके मेंटर्स ने, आपके टीचर्स ने आपको बताया कि कान जो है वो जहाँ पर तुम्हें लगे कि अभी कान बंद करने की उठ ज़रूरत है, जाओ, कान बंद कर लो। उठ जाओ। इफ यहाँ पे भी अगर कोई अभी कुछ मुझे गलत बोलेगा तो मैं नहीं नहीं, यहाँ पर आपको कोई कुछ मैं भी गलत नहीं खामोशी बोलेगा, से आप उठ बहुत अच्छी जाऊंगी और फैमिली की तरह है just बिल्कुल ignore जीटीवी। it. नहीं, जीटीवी इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली। और थ्रू आउट माई जर्नी जो अब तक यहाँ पे रहा है, इट हैज़ बिन अमेजिंग, इट हैज़ बिन ब्यूटीफुल। टीम से लेकर, प्रोड्यूसर्स से लेकर, सीनियर्स से लेकर, मेरे जो टीममेट्स हैं, अब बिहाइंड द कैमरा जो मेरी टीम है, एवरीबडी इज़ लाइक अ फैमिली। इट्स अल्हम्दुलिल्लाह एन अमेजिंग जर्नी। आप भी You आज यहाँ से जाएंगी। yourself is also a sweet person because I know you. थोड़ा थोड़ा I know you, तो I know you know कि किस तरह से तुम लेके चलती हो चीज़ों को, तो ये अपने आप पे भी होता है ना। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी ट्रू। अब देखें, हम कभी कभी ये होता है कि हम खुद ही एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करते हैं, Yeah. अगले को हम डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। व्हेन यू वर्किंग एनीवेयर इन दिस फील्ड, लाइक काफ़ी सारे लोग कॉर्पोरेट में भी जॉब करते हैं, तो जनाब ये सोचना चाहिए कि हम भी एक काम करें, वो भी एक काम करें, और अगर हम दोनों में से कोई भी काम अपना कम करेगा तो सारा का सारा सिस्टम जो है वो बैठ जाएगा। बिल्कुल, हम दोनों की कोऑर्डिनेशन से, हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग से ही एक अच्छा जो है वो फ्रूट सामने आएगा। आई विश कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि यू नो विदाउट टीम वर्क यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अच्छा, थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइएगा कि रिलेटिव से हमने एक बहुत ही सरसरी सी नज़र तो ली, कुछ डिटेल में कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा किस्सा बताइएगा जो आपको याद हो कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ठीक थे, लेकिन मेरे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने बड़ा थोड़ा मेस क्रिएट कर दिया था। ऐसे बहुत से सिचुएशंस आए कि जब मुझे कुछ अरसे के लिए आई हैव टू लीव माई होम एंड गो टू माई सिस्टर एंड लिव विथ हर इन हॉस्टल। तो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू रिलेटिव्स, इवन आई डोंट फील एनी रिग्रेट। मैं हर जगह ऑन स्क्रीन बोल देती हूँ, मुझे इस चीज़ से ज़्यादा डर नहीं लगता यू नो कि रिलेटिव्स के बारे में आप ना बात करें। आई से कि उनको समझना चाहिए, आई से कि उनको रियलाइज़ होना चाहिए कि वो गलत करते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह कि अब इतनी बातों की वैल्यू नहीं होती। जब आप अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट विन कर लेते हो तो उसके बाद आपके पेरेंट्स सिर्फ आपको देखते हैं, अपने बच्चे को देखते हैं। तो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, प्लीज़ अपने बच्चों पे फोकस करें। इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन पे इतना फोकस ना बिल्कुल ऐसे ही करें, होना बिकॉज अगर चाहिए। आपके बच्चे मेंटली एक दफ़ा डिस्टर्ब हो गए और वो फोकस से हट गए अपने एम्स एंड गोल्स के, तो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है। तो आई लिव्ड इन हॉस्टल विथ माई सिस्टर। ऐसा बहुत हुआ है कि किसी थर्ड पर्सन ने आके बाबा को बोला है कि जी इस तरह से काम हो रहा है, इस लड़कों के साथ काम कर रहे हैं यू नो, एंड मीडिया लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस है। तो माई डैड नाउ से कि मुझे अपनी बेटी पे ट्रस्ट है एंड आई कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन माई ऑल किड्स। दैट इज़ अमेजिंग ऑफ योर फादर। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी जो बहन है वो डॉक्टर है, राइट? तो ये वाला कभी प्रेशर होता था कि यार वो डॉक्टर है, तुम मीडिया में जा रही हो, मीडिया में जाके क्या करोगी, एंकर बन के क्या करोगी, ये वाला सवाल हुआ कभी? yesterday also मैं एक जगह इंटरव्यू दे रही थी तो एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन दे आस्क्ड मी। तो माय डैड वांटेड कि हम चारों बहनें डॉक्टर बने, बट आई कुडंट। मैं गई थी एंट्री टेस्ट देने के लिए एंड मुझे वो मेमोरी बड़ी याद है कि कॉलेज ख़त्म हुआ और फिर आई हैव टू गो टू क्वेटा एंड टू, क्योंकि हम वहाँ से आई हैव टू डू मेडिकल। तो देयर इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज बुलान मेडिकल कॉलेज, तो मैं वहाँ गई। बड़ी सिस्टर ऑलरेडी वहाँ पे थी एंड उस बेचारी ने हमारे लिए हॉस्टल में रूम्स भी अरेंज किए मेरे और मेरी छोटी सिस्टर के लिए। तो हम दोनों ने साथ साथ पढ़ा, हमारे बीच में 2 साल का डिफरेंस है। मैं अपने साथ उस टाइम डाइजेस्ट की बुक्स होती थी, स्टोरी बुक्स होती थी, मैं बहुत सारे मैगजीन्स ले गई, बहुत सारे डाइजेस्ट की किताबें ले गई एंड आई वाज लाइक कि मैं फुल एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँगी। थ्रू आउट द टाइम मैंने सिर्फ स्टोरीज़ पढ़ी, मैंने सिर्फ मैगज़ीन पढ़ी, और एंट्री टेस्ट जब हुआ तो आई स्कोर 50 आउट ऑफ 100 एंड आई माई सेल्फ वॉज शॉक्ड कि यार मैंने तो बैठ के किताबें पढ़ी थी, स्टोरीज पढ़ी थी, ये कैसे 50 हो गया। बट आई कुडंट फुलफिल। डाइजेस्ट पढ़ के आप क्या चाह रही थी? आप एप्टीट्यूड टेस्ट मैं ये शो कराना चाह रही थी कि हाँ मैं तैयारी कर रही हूँ, जस्ट मैं इंटरेस्ट ही नहीं था, जस्ट मैं गई कि यार बाबा चाहते हैं कि मैं टेस्ट दे दूँ तो मैं दे देती हूँ। Exactly. लेकिन इन द रूम में ये छोटा सा मैसेज कोई उन लड़कियों के लिए जो चाह रही हैं इस फील्ड में आना और कैसे अपने पेरेंट्स को इस फील्ड में या किसी भी और फील्ड में एक्सेल करना चाह रही हैं, लेकिन पेरेंट्स को कन्विंस करने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आई जस्ट से कि देखिए
यू जस्ट नीड टू सिट, आप उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, उनको बताएं कि ये मैं करना चाहती हूँ, और अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेके चलें। हम देखते हैं कि अगर एक दफ़ा हमारे वालिद या वालिदा नहीं मानते किसी चीज़ के लिए, हम जो है एंटी बन जाते हैं, हम उनके इंफॉर्मेशन के बगैर ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो उनकी नॉलेज में नहीं है, उनके नॉलेज में नहीं है। तो प्लीज़ डोंट डू दैट थिंग। अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, उनसे बात करें, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें, एंड आई एम श्योर कि वो कुछ अरसा लगता है, जब मुझे 2-3 साल लगे उनको कन्विंस करने के लिए, तो फिर आपको भी टाइम लग सकता है। एंड प्लस वन लास्ट थिंग, कि जो मेंटोर्स आपको ट्रेन करते हैं टू बी समथिंग, प्लीज़ उनको ना भूलें, उनकी गाइडलाइंस हमेशा लेते रहें, बिकॉज mentors are very important. I always say thanks to my old teachers, क्योंकि वो टाइम गुजार चुके हैं ना, जो वो अपना टाइम हमें जो है देने की कोशिश करते हैं, अपनी एडवाइसेस। आपके जो ऑनेस्ट मेंटोर्स हैं, आप उनको कभी ना भूलें, बिकॉज वो हमेशा आपको प्रॉब्लम में निकालते हैं कि अम्मी से इस तरह से बात करो, अब्बा से इस तरह से बात करो, उन्हें इस तरह से कन्विंस करो। तो नेवर फॉरगेट योर मेंटोर्स, ऑलवेज स्टे इन टच विद देम एंड ट्राई कि बैठ के आराम से सुकून से बात करें। बिल्कुल जनाब, उस दिन जब हमारा सेशन था कि बच्चों के ऊपर आजकल बड़ा प्रेशर आ गया लास्ट वीक, तो उस दिन भी हम यही बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको कभी भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है एम्पैथी। अपने आप को उनकी जगह रख के सोचें, उनकी भी इनसिक्योरिटीज़ अपनी जगह जायज़ हैं, जिस तरह आपकी जो है एक्सेल करने की आपकी ख्वाहिशात जायज़ हैं, उनकी भी इनसिक्योरिटीज़ जायज़ हैं। उसी के साथ बहुत शुक्रिया हदील, आप आई, आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला, अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। काफ़ी सारे लोगों की बलूचिस्तान से स्पेशली आप बड़ी इंस्पिरेशन है, तो कराची में भी आप बन गई होंगी। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। बात हो रही है जनाब यहाँ पर नॉस्टैल्जिक चीज़ों की, बचपन की यादों की, बचपन की चीज़ों की। तो अभी जस्ट जो है ना हम लोग याद कर रहे थे कि लंच बॉक्सेस, तो मुझे याद आया कि मेरी अम्मा ने तो कभी ज़िंदगी में मुझे लंच बॉक्स दिया ही नहीं। शायद मैं उनका आखिरी बच्चा थी, तो वो पहले वाले को दे के फिर दूसरे वाले को दे के, तो तीसरे वाले पे उन्होंने कहा बस अब तो मैं नहीं देती लंच बॉक्स। मुझे पैसे मिल जाया करते थे और मैं खाने की भी ज़रा ज़्यादा ही चोर थी, कभी दिया होगा तो मैंने खाया ही नहीं होगा। तो जनाब हमने सोचा कि थोड़ी स्कूल लाइफ को भी टच लिया जाए कि स्कूल लाइफ पहले कैसी थी, अब कैसी है और कैसी होनी चाहिए। उसी लिए हमने इनवाइट किया है यहाँ पर एक न्यूट्रिशनिस्ट को, उफेरा को हमने इनवाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत अच्छी हूँ। उसी के साथ साथ उसी के, असल में मेरे और उफेरा के जो दुख थे ना वो एक जैसे थे। हाँ। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर इनवाइट किया है कि आजकल जो मॉडर्न एक स्कूलिंग का सिस्टम आ गया है, समर कैंप्स का बहुत ज़्यादा फैशन आ गया है और किस तरीके से बच्चे को एक प्रोडक्टिव समर कैंप मिलना चाहिए। उसी लिए हमने जो है कंट्री एकेडमिक हेड हैं एपटेक के यासीन अली राव, उन्हें भी इनवाइट किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा रहा आपका आज मौसम? तो आज बहुत अच्छा था। मैं सबसे आज ना मौसम की बातें कर रही हूँ। अच्छा है ना मौसम? बेहतर है, ह्यूमिड है, बहुत ह्यूमिडिटी है मौसम में, लेकिन स्टिल बेटर हो गया है। पिछले कुछ दिनों से कुछ बेहतर है। ब्रीज आई स्टार्टेड, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बात हो रही है न्यूट्रिशंस की, लंच बॉक्सेस की, तो मेरी अम्मा ने तो कभी जिंदगी में मुझे नहीं दिया। मेरी वाली ने भी नहीं दिया, आपकी भी अम्मा ने नहीं दिया। आप भी लास्ट बच्चा है? हाँ, मैं भी अपनी अम्मा का लास्ट बच्चा हूँ, इसलिए शायद ये सेम टू सेम दुख है। हाँ, माइट बी, बट ये कि समटाइम्स बच्चों पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि मैंने कभी ले जाना चाहा ही नहीं। मुझे वो कैंटीन में जो मज़ेदार सी चीज़ें होती थी, आई ऑलवेज लव टू हैव दैट, तो मैंने हमेशा प्रेफर किया कि मुझे पैसे मिल जाएं। और फिर मेरी सेविंग की भी आदत थी, तो मुझे जितने पैसे मिलते थे तो मेरी कोशिश होती थी इसमें से कुछ खा लूँ और कुछ सेव कर लूँ। तो मुझे हमेशा मजा आता था पैसे हाथ में लेकर जाने। बचपन से फाइनेंसिंग चल रही थी हैं? हाँ, आदत होती है, ये हर चीज आप में बचपन से मौजूद होती है। कोई एक्सप्लोर कर लेता है, कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाता। यासीन साहब, आप अपने बचपन में लेकर जाते थे लंच बॉक्सेस?
वेल अनलाइक बोथ ऑफ यू, मैं एल्डेस्ट चाइल्ड था तो मुझे सब मिलता था। अच्छा, तो आपको बड़ी इंपॉर्टेंस मिलती होगी ना जी, पहले मुझे बच्चे पूरा की lunch तो। box हाँ, मिलता था। पहले वाले सब कुछ बच्चे मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो भाई बच्चों की बात हो रही है आजकल के दौर में, अब तो कराची का मौसम, पाकिस्तान का मौसम भी इतना ड्रेस्टिकली चेंज हो गया है कि मतलब जिस मंथ में हम सोचते थे गर्मी होगी उसमें कभी सर्दी पड़ जाती है, जिसमें सोचते हैं कि अब मौसम बिल्कुल, अच्छा होगा अब गर्मी बिल्कुल। पड़ जाती है। तो बच्चों के लिए एक लंच बॉक्स में अब क्या डालना चाहिए? अभी स्कूल्स खुल रहे अच्छा, हैं बच्चों के लिए जुलाई से। मैं अब देखिए, जो मेरा ज़माना था, इफ़ आई गो बैक लाइक 25 साल पहले चले जाऊँ स्कूल लाइफ में, तो आई थिंक वो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर था। इतना ज़्यादा ये समझ ले कि क्राइम एफर्ट्स कम थे। अब हमारे यहाँ इतने सारे मसाइल हैं, वी शुड नॉट डिस्कस दिस क्योंकि टॉपिक हमारा नहीं है, तो हमें नहीं पता कि हम जो खा रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है, हमारे बच्चे जो बाहर से लेके खा रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है। लेकिन ये कि इट्स बेटर टू गिव द होम मेड फूड टू आवर किड्स, क्योंकि वो आपको पता है कि वो हेल्दी है, आपको पता है कि वो हाइजेनिक है, आपको पता है कि वो आपने किस तरीके से बनाया हुआ है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं है, कोई पॉइजनस चीज़ एडेड नहीं है। तो इट्स बेटर टू गिव योर किड्स होम मेड फूड। और अब तो फेरा आपने ये न्यूज़ेस देखी है कि जूस दे रहे हैं, तो वो कैट जूस, उनके स्कूल में कैट जूस दे रहे हैं बच्चों को। सबसे बड़ी बात देखिए, ये वाली चीज़ें तो हमें पता ही नहीं होती ना कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें पता है वो बाहर के तमाम खानों में प्रिजर्वेटिव्स हैं। हम वो जूस ले रहे हैं, हम वो कोला ड्रिंक्स ले रहे हैं, वो फ्रिजी ड्रिंक्स ले रहे हैं, या हम वो सैंडविचेस ले रहे हैं, या जो भी है वो आज के बने हुए या परसों के बने हुए, यू डोंट नो अबाउट दैट। और आप फिर आप माए रो रही होती हैं कि जी मेरे बच्चे की डेवलपमेंट रुक गई है, हाइट नहीं निकल रही है, तो मेरे बच्चे का लुक फ्रेश नहीं आ रहा होता है, इम्यून सिस्टम खराब हो गया है, यूं जरा सा नज़ला, जरा सा कुछ हुआ नज़ला, खांसी बुखार हो गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इस वजह से है कि वो बच्चे को जो चीज़ चाहिए, जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो मिल ही नहीं रही है। योर चाइल्ड इज मेल नरिश्ड, तो आपको प्रॉपर ग़िज़ाइयत देनी है। दूध बच्चे पी नहीं रहे होते, माँ कह रही होती है हमारे बच्चे तो दूध ही नहीं पीता, हम क्या करें? तो माओ की गलती है। कि अब तो खैर इतने Must मजे have के to फ्लेवर्स accept भी it. तो आ गए ना, वो जो है चॉकलेट फ्लेवर डाल लें, वैनिला फ्लेवर डाल लें। हाँ बिल्कुल, अगर आपका बच्चा वैसे बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, दूध नहीं पी रहा आप लस्सी बना के दे, दूध नहीं पी रहा आप शेक बना के, दूध वो सब बेवरेजेस नहीं ले रहा आप डेजर्ट्स बना के दे दें। बहुत सारे तरीके हैं। आप आइसक्रीम दें, बच्चा कौन सा है जो आइसक्रीम नहीं खा रहा होता, बहुत रेयर मिलेंगे आपको। तो वेरिएशंस बहुत सारी हैं, आप जो देना, बच्चा जो खा रहा है ना वो आप दे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करेगी। आप यासीन साहब ये बताइएगा कि आपने जैसा कि एपटेक की हम बात करें, तो मुझे तो लगता था ये बड़े लोगों का ही सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है और बड़े वो हार्ड जो है ना हार्ड कोर्सेज होते होंगे सॉफ्टवेयर वगैरह के। बच्चों के लिए समर कैंप में एपटेक क्या दे रहा है? वैसे बच्चों के लिए एपटेक समर कैंप में बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर रहा है। मैं अगर कॉन्टेक्स्ट अगर इस आपकी बात का बिल्ड करूं कि जो मुस्तकबिल आ रहा है दुनिया के अंदर, उसमें हमारे जो बच्चे हैं दे हैव टू हैव एम्पल नॉलेज ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। चाहे वो आईटी में जॉब ना भी करना चाह रहे, वो इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, एनी फील्ड ऑफ लाइफ, उसको आईटी चाहिए। और स्कूल्स के अंदर थोड़ा सा मेरा कुछ ताल्लुक स्कूल से भी रहा था। हमारे शायद 80 to 90% जो स्कूल्स हैं वो हमारे बच्चों को फ्यूचर के लिए स्पेसिफिकली आईटी के अंदर तैयार नहीं कर रहे। रिगार्डिंग ये क्वेश्चन, एपटेक जो है आईटी के हवाले से बहुत सारे बच्चों के लिए कोर्सेज ऑफर कर रहा है फ्रॉम 6th grade टू ऑनवर्ड्स, जिसके अंदर रोबोटिक्स के कोर्सेज हैं जहाँ पर हम बच्चों का बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रोग्रामिंग बेसिक्स, किस तरह से रोबोटिक्स की बेसिक्स क्या होती हैं, रोबोटिक्स कंट्रोल करना वो सिखा रहे होते हैं। गेम डेवलपमेंट है, मतलब बच्चों को इस तरह से फन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम उनको ना सिर्फ प्रोग्रामिंग सिखा रहे होते हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं आईटी का। जो गेम डेवलपमेंट है वो मारियो और इस किस्म के आईफोन और एंड्रॉयड के गेम्स डेवलप कर रहे होते हैं। खेल खेल के अंदर वो प्रोग्रामिंग नॉलेज को जज्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और थोड़ा सा बच्चों को वेब डिज़ाइनिंग और इस किस्म की जिस तरह से बच्चों का ग्रेड बढ़ता जाता है, डिफरेंट उनकी डिफ़िकल्टी के कोर्सेज अवेलेबल हैं एपटेक पाकिस्तान के अंदर। तो ये होता है कि कभी बच्चों के अंदर इंटरेस्ट ऐसा डेवलप हुआ कि उन्होंने ही आप लोगों को हैरान कर दिया हो कोई ऐसी नई इनोवेशन करके? ऐसे कई दफ़ा हुआ है। मैं हमारे एक और एपटेक का स्टूडेंट था, उस आई गेस 7th to 8th grade का स्टूडेंट था, और वो इसी किस्म के समर कैंप के अंदर इनरोल हुआ। और हमारा जो सालाना एपटेक विजन होता है, मोर देन 200 प्रोजेक्ट्स हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं नॉर्मली मेरिट के अंदर। वहाँ पर उसने तमाम ऑडियंस को हैरान किया एक प्रोफेशनल लेवल का 3D शूटर बनाकर। ओह वाओ! और ये आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। 7th to 8th grade का स्टूडेंट था वो। तो अच्छा लगा उसको, काम करने में मज़ा आया। और फिर जब बच्चों को, सिर्फ बच्चों के नहीं बड़ों के साथ भी यही है
कि इफ़ यू लव डूइंग समथिंग और तो उसमें खुद ही आप आगे बढ़ते रहते हैं, अपनी काविश भी साथ ऐड करते रहते हैं, तो बढ़ते तो बिल्कुल। ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और कभी कभी बच्चे हमें ऐसी चीज़ें सिखा देते हैं, लाइक माई 1.5 ईयर नेफ्यू, वो पूरा टैब ऑपरेट कर लेता है और वो ऐसी कभी कभी ट्रिक्स उसकी कर देता है ना। अब ज़ाहिर है वो तो अनकॉन्शियसली कर रहा है, डबल टैप कर देता है तो वो स्क्रीन अचानक से बड़ी हो जाती है। मैंने कहा अच्छा ऐसे भी होता था, मुझे पता ही नहीं था। बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से बात हो रही थी, तो क्या आपको लगता है कि आजकल के बच्चों के लंच बॉक्सेस में क्या कमी है? अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें तो क्या ऐसी चीज़ें जैसे फ्राइज़ वगैरह बच्चों को नॉर्मली तो यही होता था पहले कि फ्राइज़ फ्राई करके दे दिए, सैंडविच बना के दे दिया, अब क्या होना चाहिए? अच्छा, इसमें मैं बताऊं कि बेसिकली हमारा जो लंच बॉक्स वाले टाइमिंग्स है ना, वो हमारे मॉर्निंग टाइमिंग्स है, ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स है, सही है। ब्रंच है, ब्रेकफास्ट। समटाइम्स मैं ब्रेकफास्ट का नाम क्यों ले रही हूँ, लेट मी टेल यू कि बच्चे मोस्टली सुबह का टाइम इतना क्विक और लेस लाइक बहुत कमी होती है वक्त की कि वैन आनी है या आपने ड्रॉप करना है, शॉर्टेज ऑफ टाइम होती है कि आपने ड्रॉप करना है बच्चों को और टाइम पे पहुंचना है। तो समटाइम्स बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते। तो हमारी जो सुबह की ब्रंच हो गया, मिड मॉर्निंग हो गया या अच्छा, ब्रेकफास्ट ये हो गया, एक ये जो उसकी है ब्रंच रिक्वायरमेंट वाला है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं चाह रही हूँ उस पर ज़रा ज़्यादा डिटेल से इसको डिस्कस करें। यहाँ पे एक जो है वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। नॉस्टैल्जिक बातें, नॉस्टैल्जिक यादें, यानी कि पुराने ज़माने को, पुराने दौर को, अपने बचपन को आज हम याद कर रहे हैं। बचपन की यादें आज जो है हमारा मौजू है। उसी के लिए हमने सोचा कि जब बचपन की बातें हो रही हैं, बच्चों की बातें हो रही हैं, तो क्यों ना इन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को भी हाईलाइट किया जाए जो मुआशरे में हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं, और क्या उसकी फॉर्म्स हैं उन पर भी ज़रूर रोशनी डालेंगे। उसी को डिस्कस करने के लिए हमने इन्वाइट किया है यहाँ पर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के शेख जावेद मीर। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल जनाब, बात ये होती रहेगी, जो है सीरियस टॉपिक की तरफ भी जाएंगे, लेकिन सीरियस टॉपिक पे जाने से पहले मैंने सोचा कि जनाब हमारे जो है बचपन में हम तो इतने खूबसूरत नहीं होते थे। जो सेलिब्रिटीज़ आजकल बड़े जो है ट्रेंडिंग पे हैं, बड़े जो है आजकल सुपरस्टार्स बने हुए हैं। रिसेंटली लोगों का जो है नए नए जो बेबीज़ हैं उनके क्रशेस भी हुए हुए हैं इन सेलिब्रिटीज़ पे। तो देखते हैं चल के जनाब कि ये अपने बचपन में कैसे थे। हमारी तरह ऐसे ही तेल लगा हुआ होता था, बीच की मांग निकली हुई होती थी, 2 चुटियाँ बंधी हुई होती थी, या कैसे होते थे? तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी हम जो है ना इन लोगों की तस्वीरें निकालते हैं बचपन की और देखते हैं कि वाकई में बचपन से खूबसूरत थे या अभी नए नए खूबसूरत हो गए। आइए चल के देखते हैं इस पैकेज में। जनाब बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यारे थे, मतलब बचपन से सेलिब्रिटी अगर आपको बनना इस तरह मीडिया इंडस्ट्री का, तो आपको बचपन से प्यारा होना पड़ेगा। यहाँ पे बातें हो रही हैं बहुत मल्टीपल किस्म की, एक बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन अपने गेस्ट पैनल का बना लिया है। बच्चे की डाइट पे भी बात हो रही है, बच्चे के अंदर क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अब जरा बात को जो है आगे बढ़ाते हैं। नज़ले की वजह से मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, रे जो है वो मेरा रे लग रहा है, तो बात को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। बात हो रही है कि जनाब चाइल्ड लेबर की जब कैटेगरीज आती हैं तो आजकल जो बच्चों के ऊपर हमने इतना स्टडी का, मुझे तो लगता है वो जो बस्ता उनका इतना भारी होता है वो भी चाइल्ड लेबर से किसी कम नहीं होता है। तो चाइल्ड लेबर के हवाले से क्या ऐसे रोशनी आप डालना चाहेंगे कि क्या चीज़ें चाइल्ड लेबर में आती हैं? देखें, चाइल्ड लेबर जो है पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है।
हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तक इस पे कंट्रोल नहीं किया आपने तो ये पूरी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा एक मेंटल, फिज़िकल, सोशल एक इशू है और जिसके बड़े रिपरकशंस हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान जब से बना तो बहुत सारे कानून हैं, एक कानून नहीं है, आप गिन के ले लें 7-8 कानून हैं जिसमें बिल्कुल पेनल्टीज़ प्रोवाइड की गई हैं, उसमें एज लिमिट्स दी गई हैं, वर्किंग आवर्स प्रोवाइड किए गए हैं। सिंध का अपना एक्ट है एम्प्लॉयमेंट की प्रोबेशन का, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, किसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, किसी को पेनलाइज नहीं किया जा रहा। बिल्कुल आप किसी भी वर्क प्लेस पे इनफैक्ट चल मैंने जाए, तो एक फैक्ट्री स्टडी पे चल में जाए, घरों में चल जाए, बच्चे काम कर रहे हैं। ऑफ मैंने एक स्टडी में ये भी पढ़ा था कि आजकल घरों में सबसे ज़्यादा तो बच्चे, अगर अर्बनाइजेशन की हम बात करते हैं तो घरों में सबसे ज़्यादा बच्चे काम करते हैं। मैंने तो ये भी पढ़ा था कि अगर बच्चा 1 घंटे काम करेगा तो 2 घंटे का ब्रेक लेगा, फिर 1 घंटे काम करेगा और फिर दोबारा से 2 घंटे का ब्रेक लेगा। इम्प्लीमेंटेशन तो हम नहीं देखते, ऐसा क्यों? अब जो सिंध का कानून है उसमें तो बिल्कुल प्रोबेशन है कि 14 साल के बच्चे तक की तो एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकती, और जो उससे बड़े बच्चे हैं तो वो उनकी भी जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स है वो 3 घंटे की उसमें टाइम स्टिपुलेशन दी हुई है। प्लस ये भी दिया हुआ है कि वो शाम से लेकर और सुबह 8-7 बजे तक जो है वो वर्किंग आवर्स नहीं होंगे ताकि वो स्कूल अपना वो कंटिन्यू स्कूल कर करें। लें। अच्छा, अब जो मेन इशू जिस पे बात करनी चाहिए वो ये है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क का आर्टिकल 25A कहता है कि इसके स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी होगी, ये फंडामेंटल राइट है कि हर बच्चा जो 14 साल तक की उम्र का है उसको कंपलसरी एजुकेशन मिले, ये जिम्मेदारी है स्टेट की। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप कहते हो ना कि आपके किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को आप वायलेट कर रहे हो तो गद्दार आप कहते हो, तो गद्दार वो लोग हैं जो वो आर्टिकल 25A की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बिल्कुल इस मुल्क में वो कंपलसरी एजुकेशन नहीं दी जा रही, वो मेयार की एजुकेशन नहीं दी जा रही। क्यों डबल स्टैंडर्ड्स हैं? क्यों प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन अलग है और सरकारी स्कूल्स की एजुकेशन अलग है? सिलेबस एक होना चाहिए सबके लिए, ऐसे ही है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। आप स्कूलों का हशर देखें, जो कितने तो घोस्ट स्कूल्स हैं, टीचर्स गायब हैं वहाँ पे, जो है भी कोई एक स्कूल बता दे, घोस्ट नहीं भी है, उनके अंदर भी जो मेयार है तालीम का, मतलब एक स्कूल आप बताएं कि जिसमें पीने का पानी मिल रहा हो, बिल्कुल, जिसमें साफ टॉयलेट्स मिल रहे हों, जिसमें किताबें अप टू डेट मिल रही हों, बिल्कुल जिसके में वो टीचर्स इक्विप्ड हों, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं उनको वो खुद को सब्जेक्ट आता खुद हो, भी पता हो। अच्छा, अब आपके मुल्क में हुआ क्या है और स्पेशली सिंध में क्या हुआ कि जो सोसाइटी का सबसे रिजेक्टेड आदमी है, जिसके कहीं खपत नहीं है, जिसको कहीं जॉब नहीं मिल रही, उसको आपने बना दिया प्राइमरी स्कूल टीचर और HST, PST और HST। इनफैक्ट मैं एक वीडियो देख रही थी सर इंटरनेट पे, वो दिखा रहे थे कि सारे सैलरीज लेने के लिए टीचर्स आए हुए हैं। तो पाकिस्तान में बताऊंगी नहीं कि कौन से सूबे के थे, क्योंकि आफ्टर ऑल मुल्क हमारा है, अच्छा नहीं लगता है उसकी नेगेटिव साइड को प्रमोट करना, लेकिन वो स्कूल टीचर्स अपनी सैलरी लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। तो कोई मीडिया जर्नलिस्ट उनके पास गए, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करें आप 3 का टेबल सुना दें, 4 का टेबल सुना दें। कैन यू इमेजिन कि इन्हें वो भी नहीं आता, किसी को नहीं आता अपना सब्जेक्ट। यहाँ जितने भी प्राइमरी स्कूल टीचर है और हाई स्कूल टीचर्स हैं, उनको अपना सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं उनको खुद नहीं आता। बिल्कुल, एक उर्दू के टीचर से पूछा गया कि आप ये बता दें कि कौमी तराना किसने लिखा, उन्हें वो नहीं पता था। तो आपको वॉर फुटिंग्स पे काम करने की ज़रूरत है। ये चाइल्ड लेबर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है एजुकेशन से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और भी ऐड करना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से हमारे जो लेबर चाइल्ड है, एक तबका है, एक सिलेक्टेड तबका है जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम में निकल रहे, तो उनको पेरेंटल गाइड भी उस तबके में ज़रूरी है देना। क्योंकि अगर सपोज मेरे घर में एक मेड आ रही है, मैंने उसकी बच्ची को पढ़ाना चाहा, वो अपने साथ लेकर आ रही है, सही है, और मैंने चाहा कि उसको एजुकेशन मिले, मैंने कहा मैं स्कूल में एडमिशन करवा देती हूँ या मैं पढ़ा देती हूँ, दे आर नॉट एग्री। उनको ये हो रहा है कि पता नहीं हम कहाँ ले जाएंगे या पता नहीं हम कहाँ उनका दिमाग चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो जो स्पेसिफिक तबका है, कम कर देंगे आप उसके घर का, वो इस तरह से देखिए, वो उनकी सोच सही है। क्योंकि देखिए, पेरेंट जो हो गया ना, यहाँ पे स्टेट हो गया, आर्टिकल 25A कॉन्स्टिट्यूशन का पेरेंट स्टेट बन गया। स्टेट जो है वो पेरेंट है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो कंपलसरी एजुकेशन देगा, वो सेकेंडरी एजुकेशन तक कंपलसरी है, वो स्टेट को देनी है, उस मेयार की देनी है। स्टेट नाकाम है। जब आप पेरेंट्स को पता होगा कि मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, वो प्रोडक्टिव बनेगा, वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकेगा, तो हर पेरेंट पढ़ाना चाहेगा। उसको पता है ये मैंने सरकारी स्कूल में भेज दिया, वहाँ वो डफर का डफर ही रहेगा, जब निकलेगा उसकी कहीं खपत भी नहीं होनी, ठीक है, तो वो कोई नहीं भेज रहा। आपने वो मेयार देना है, जो प्राइवेट स्कूल का मेयार है वही मेयार आपने देना है, जो सरकारी स्कूल में पेरेंट्स भेजेंगे, उनको पता है हमारा बच्चा कामयाब हो जाएगा। अब आपने टाइम ज़ाया करना है अपना भी, बच्चों का भी, तो बोलते हैं चलो काम से लग जाए। अब इसमें एक बात और भी है जो हमें बात समझनी है।
स्किल्ड लेबर की जाहिर है Skilled इनकम ज़्यादा है। laborers, जी जी आप क्या कर रहे हैं, कौन सा, अगर चलो आप पढ़ा नहीं रह सकते स्टेट, तो वोकेशनल ट्रेनिंग क्या मेयार क्या है इस मुल्क में, वो भी आप नहीं कर रहे। अच्छा वो भी छोड़ दें, ज़बान, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा पावर है। आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आज से 15-20 साल पहले कि जब गल्फ़ कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट शुरू हुई, आप अरबी पढ़ते हैं, ज़ाहिर कुरान शरीफ पढ़ी, सब पढ़ते हैं, और बाकायदा एक आप- पीरियड होता था आप आपका सिपारे सिर्फ का। अरबी सिखा देते बच्चों को यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे जो है स्टेट भी कामयाब नहीं गई, और यहाँ पे मैं कहूँगा जो हमारे उलमा है उन्होंने इस चीज़ पे भी कंसंट्रेट नहीं किया कि चलो आप कुरान तो पढ़ा रहे हैं, आप ज़बान बोलना भी सिखा दें। आप यकीन माने अगर आपको अरबी आती होती तो इतनी खपत थी, इतनी एम्प्लॉयमेंट थी पूरी गल्फ़ कंट्रीज़ में कि आपके पास यहाँ लोग अवेलेबल नहीं होते, बट आपने वो काम नहीं किया, आप पीछे रह गए। चले आज भी वो टाइम दोबारा आ गया, CPEC की वजह से वो टाइम दोबारा आ गया। तो मैं आपके प्रोग्राम में बैठे हुए आज ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि स्टेट भी और जो हमारे उलमा हैं वो भी ये बात समझें कि जो चाइनीज़ लैंग्वेज है या जो रशियन लैंग्वेज है, क्योंकि सब कनेक्ट होने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सब ही है, कनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही तो है। प्लीज़ बच्चों को जो है आप चाइनीज़ पढ़ाना शुरू करें, आप प्लीज़ रशियन पढ़ाना शुरू करें, वो बच्चों को सिखाएं, ठीक है ना। वो तो मज़हब भी आपको कहता है कि इल्म के लिए अगर चाइना भी जाना पड़े तो आप चीन भी बिल्कुल, जाएं। चीन भी तो जो आप लैंग्वेज बहुत, आप कुछ स्किल नहीं सिखा सक रहे, आप अच्छी एजुकेशन नहीं दे सक रहे, आप सिर्फ लैंग्वेज सिखा दें। बिल्कुल आप मदरसों में भी इस्लामिक एजुकेशन के साथ चाइनीज़ पढ़ाना शुरू करें, आप स्कूल्स में भी चाइनीज़ का जो है लैंग्वेज वो कंपलसरी कर दें। यकीन माने ये आप 2 काम कर लें, आपको जो है यहाँ पे खुशहाली होगी। यहाँ पे ना कोई चाइल्ड लेबर होगा, ना पे यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे ना पे लॉ एंड ऑर्डर, ये सबका जो है ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल है। जब आपकी पढ़ाई नहीं है, जब आपकी खपत नहीं है सोसाइटी में, जब सोसाइटी आपको रिजेक्ट कर रही है, तो आप क्राइम की तरफ जा रहे हो। तो बिल्कुल ये सब ऐसे ही। इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, बिल्कुल तो ऐसे ये ही सोचना पड़ेगा। और बच्चे को यही नहीं पता ना कि मैं सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि उसे लैंग्वेज ही नहीं पता ना, Awareness वो नहीं बुक है। पढ़ सकता अब है। आप सिर्फ ना आज कितने मदरसे हैं हमारे, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कुरान भी पढ़ा रहे हैं, दीनी तालीमात भी दे रहे हैं, एक लैंग्वेज भी सिखा दें। ये सिर्फ कर लें कि जी हम लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो बड़े ज़हीन बच्चे हैं, वो सीख जाते हैं। जब जो कुरान हिफ्ज़ कर लेता है, उसके लिए एक लैंग्वेज बिल्कुल सीखना ऐसे क्या ही। प्रॉब्लम है, बिल्कुल कोई ऐसे प्रॉब्लम ही। नहीं है। आप सोचें कितनी बड़ी पावर है, ये इस मुल्क में कितनी बड़ी पावर आ जाएगी। तो बिल्कुल आपने ऐसे अपना ही। फोकस सही करना है, वो बिल्कुल फोकस सही हो गया, ये करना मुल्क भी है। ठीक हो जाएगा। यासीन साहब, मामला भी ठीक। फोकस की बात हो रही है तो बस आप जैसे बात कर रहे थे कि रोबोटिक्स की तरफ बच्चों को लाते हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि बच्चों के पास तो बेसिक भी कुछ ऐसे भी तबकात हैं, और ये बहुत ज़्यादा लोअर क्लास की बात नहीं कर रही है। मैंने ये भी देखा है कि नॉर्मल घरों से जो पुअर हैं, बहुत ज़्यादा लोअर नहीं है, पुअर हैं, उन्होंने भी बच्चों को स्कूल से हटाना शुरू कर दिया है। तो कोई ऐसे कोर्सेज आपका इंस्टीट्यूट इन अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए देता हो? देखिए कोर्सेज जितने भी हैं, मैं आईटी के बारे में ख़ास तौर पर ये कहूँगा कि अगर या आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ बच्चों को इस तरह से हेल्प करते हो? पर्सनल कैपेसिटी जो है वो प्राइवेट होती है, तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। बिल्कुल। और एप्टेक के अंदर जो है हमारा अपना ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं सेंटर्स के अंदर, जहाँ पर जो है अंडर प्रिविलेज बच्चे जो हाँ। होते हैं उनको ऑलमोस्ट फ्री जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही होती है। पर सर ने जो बात की थी कि जो वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि जो आईटी एजुकेशन है, आईटी एजुकेशन की ब्यूटी ये है कि आप आज भी अगर रोज़ी पीकी के ऊपर देखें, पहली चीज़ कि आधी जो जॉब्स होंगी वो आईटी की आईटी होंगी। वालों की होती है। और उन जॉब्स को आप इंडिविजुअली खोलना शुरू करें, आप इंडिविजुअल देखना शुरू करें, तो वहाँ पर वो आपसे ग्रेजुएशन नहीं मांग रहे, वो आपसे मास्टर्स नहीं मांग रहे, वो डिग्री नहीं मांग रहे, वो आपसे पहले मांग रहे स्किल। और स्किल सीखना आजकल बहुत आसान है और बहुत सस्ता है, इतना महंगा नहीं है जितना हम ये सोच रहे होते हैं। सोच के बैठ जाते हैं हम। एप्टेक है, आलमगीर है, कितने ऐसे इदारे हैं जो कि बच्चों को बहुत या तो फ्री या बहुत कम पैसों के अंदर आईटी स्किल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और ये ऐसी है कि अगर अगेन लैंग्वेज स्किल आपके पास बिल्कुल। मौजूद हो, आप पढ़ सकते इनफैक्ट हो। जब हमारी कंट्री में अभी भी लास्ट जो पीपीपी की गवर्नमेंट गुजरी है, उसमें बड़ा अच्छा इनका एक यूथ प्रोग्राम था, उसमें वो बाकायदा बच्चों को स्टाइपेंड दे भी रहे थे, 10,000 रुपये का उन्होंने स्टाइपेंड भी दिया हुआ था, और वो काफ़ी सारे आईटी के इस तरीके के कोर्सेज करवा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से हमारे मुल्क में इस किस्म के प्रोग्राम्स का हालत होती है, उसके अंदर जो है, जो मैंने देखा उसके अंदर कोई फिल्ट्रेशन नहीं थी। वहाँ पर जिन्होंने जो बैचलर्स किया है वो भी उसमें जा रहे हैं, वो 10,000 रुपये ले रहे हैं। वो आज आपके घर में अगर कोई एसी ठीक करने आता है या कोई वेल्डर आता है, क्या वो सर्टिफाइड है उस प्रोग्राम का? नहीं, वो आई डोंट नो किन लोगों ने किए कोर्स और वो कहाँ चले गए। जिन बच्चों के लिए वो कोर्स होने थे, हाँ। मुझे नहीं लगता उन बच्चों तक वो जो है तालीम एजुकेशन पहुँची है। पहुंची है।
आपको अच्छा, रियलिस्टिक mostly अप्रोच उसमें ये रियलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। रियलिस्टिक अप्रोच क्या है कि दो चीज़ें आपके मुल्क में आपको लिए होनी बहुत ज़रूरी है, एक एजुकेशन, दूसरी हेल्थ। बिल्कुल। तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स को तो आप अलग कर दें ना सारे डिपार्टमेंट से, इनको प्रायोरिटी दे दें। अच्छा, हेल्थ पे जब हम आ ही गए तो हेल्थ की बेसिक कंट्री क्या कहती है, और आप तो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो कंट्री ने भी ये कहा है कि सारे 3 वक्त का एक जो इंसान का खाना होता है वो कंट्री की जिम्मेदारी होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा, big इस joke तरीके for से us. अफेरा हंस रही है, बाकी में इट्स तो रियली अ joke- बिग जोक, क्योंकि हमारे It's a मुल्क big में joke जो for us. महंगाई एक्सट्रीम पे जाती चली जा रही है, हाँ. तो अच्छे अच्छे लोगों के घरों में फूड बजट कम होता जा बिल्कुल रहा है। ऐसे तो ही है। जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनका तो पता नहीं, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, लेकिन हाँ फूड देखें, महंगाई बढ़ रही है, हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ में जो इक़दाम लेने चाहिए वो ये कि आप महंगाई बढ़ाए, जो लेविश चीज़ है ना, लोग जैसे शादी का भी एक आया है कि शादी के बजट को लो कर दे, बैन कर दे, कि जो एक्स्ट्रा लेविश लाइफ स्टाइल है उसको बैन करें आप। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये लंच बॉक्स तो बच्चों का बेसिक हक है, उन्हें मिलना चाहिए ना, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट आप स्कूल लंच हो, उन्हें बॉक्स की मिलना बात चाहिए। कर रही हैं, जो हम मेन हमारी फूड बेसिक नीड है, रोटी, आटा, चावल, दूध और इस तरह की चीज़ें, ये इतनी महंगी तरीन होती चली जा रही हैं। चीनी महंगी हो गई, सब्जी बजट आया। महंगी हो गई पे भी है, टैक्स चीनी ऐड हुआ महंगी है। हो गई है, तो वो जो मेन हमारा फूड है जिसको रह के एक नॉर्मल इंसान अपना पेट भर सकता है, ग़िज़ाइयत तो भी छोड़ ही दे, तो वो चीज़ें तो एटलीस्ट सस्ती होनी चाहिए। खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने की अशिया सस्ती होनी चाहिए, इस पे जो है ना महंगाई नहीं असरअंदाज होनी चाहिए। आप फ्यूल महंगा कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें महंगी कर रहे हैं, जो शादियों में इतने फालतू अखराजात होते हैं उनको आप बैन करें। जो इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है, मतलब हमारी जो बेसिक नीड्स है वो महंगी होती चली जा रही है, बिल्कुल। फूड भी इंक्लूडेड उसमें है। बिल्कुल ऐसे ही। जब तो हम मेरे ख्याल से कंपल्सरी दूसरी एजुकेशन चीज़ों की पे- बात करते हैं उसके अंदर खाना भी शामिल है, क्योंकि जितनी भी स्टडीज है दुनिया की, तो दुनिया में ये आम practiced है। मेल न्यूट्रिशन और एजुकेशन साथ जाती हैं। जहाँ मेल न्यूट्रिशन होगी वहाँ एजुकेशन नहीं होगी। तो वो आपने वो उस तरह का जो है ना वो खाना देना है, वो बच्चों में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो पढ़ सकें। ये सब ऐसे ही इंटरकनेक्टेड है। चीज़ें हैं, इनफैक्ट हम हर ये सब कहीं भी साथ होनी स्कूल्स चाहिए में पूरी देखते दुनिया हैं, में। ज़ाहिर ऐसा साहब आपने यही देखा सिवाय होगा। पाकिस्तान में होता है, या तो पानी साफ पानी पीने का पानी नहीं है बच्चों के लिए, वो जो पानी पी रहे हैं उससे बीमार पड़ रहे हैं बच्चे। तो इस हमारी मुल्क में तो गवर्नमेंट पता की नहीं, तरफ से एक जो अजीब ही डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अंडर अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए फूड पैकेज फ्री में होना हाँ, चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सही है। जिनके घर जॉब्स नहीं है, आप बाहर के मुल्कों में चले जाए, बहुत सारी चीज़ें फ्री सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, प्रोवाइड की जाती है बिल्कुल, from the stipends government मिलते side। हैं उनको। बिल्कुल, तो हमारी गवर्नमेंट एटलीस्ट ये तो कर सकती है कि जो अनप्रिविलेज लोग हैं, ये काम हो रहा है हमारे मुल्क में, लेकिन डिफरेंट NGOs की तरफ से, डिफरेंट वो लोगों की तरफ से जो कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं, या उनकी हम तरफ लोगों से को- नहीं हो रहा, जिनकी जिम्मेदारी है। जिनकी जिम्मेदारी है, उनकी तरफ से नहीं बिल्कुल। हो रहा, तो ये क्योंकि सारी आप चीज़ें दूसरे भी कंट्रीज में वो फेरा आप देखें तो बच्चों को बाकायदा दिखाते हैं कि जब भी लंच ब्रेक हुआ, इनकी पूरी क्यू बनी हुई है और उनका एक पूरा जो है ट्रे है, उनका एक पैलेट होता है, एजुकेशन भी फ्री मिल रही है। एग्जैक्टली प्लेटर होता है, उसके अंदर बीन्स भी हैं, उसके अंदर थोड़े से राइस हैं, थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी हैं। वो जो उनको प्लान मिल रहा होता है, मील प्लान मिल रहा होता है, वो प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड हुआ हुआ होता है, वो ऐसे ही नहीं कि किसी को कुछ भी बड़ा दे रहे चेक एंड बैलेंस रखा हैं। हुआ हाँ, होता है बिल्कुल। उसके ऊपर हमारे उन्होंने। यहाँ इन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एंड आई होप कि बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ रही है, बहुत सारे नुकसानात के साथ साथ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे। इंशाल्लाह लेकिन ताला। हम उस चीज़ को फेस करने के लिए उस वक्त तक सब लोग हैप्पीली जिंदा रहें, तो फिर हम देख बस सकते हैं यही दुआ है, तब्दीलियों क्योंकि को। जो अभी इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसमें तो मुश्किल ही लग रहा है सरवाइव बहुत करना, मुश्किल लेकिन लग रहा उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह। आपने मुल्क को खुद ही सपोर्ट करना पड़ता है। इंसान के ऊपर टाइम ऐसा आता है कि फिर आपको अपनी मदद आप करनी पड़ती जहाँ है। इतने सारे मसाइल हो रहे हैं ना, वहाँ पे आपको उन ज़रूरियात को भी पूरा करना है, जो ज़रूरियात, अगर एम्प्लॉयमेंट कहीं ख़त्म हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट के ज़राए कहीं पे बढ़ने बिल्कुल। चाहिए, अगर फूड की कहीं लैकनेस आ रही है तो फिर आप कहीं पे फूड की बढ़ाएं। आप उन लोगों के ऊपर हैवी बजट दे जो कि बहुत अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो लोग जो कि अपने 2 वक्त का खाना भी प्रॉपर नहीं खा पा रहे, उन पे महंगाई भी है और वही लोग पिस रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो एरिया है, हमारा मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है, अमीर से अमीर तरीन हो रहा है, बिल्कुल, और गरीब जो जो है अवाम वो- है उसमें मिडिल क्लास भी आती जा रही है, बिल्कुल, नॉर्मल बिल्कुल। मिडिल क्लास जो है उसमें वो ऐड होती जा रही मिडिल जो है वो मिडिल लोअर की तरफ जाती जा रही है। बिल्कुल। ऐसा तो है। नाउ वी आर नॉट हैविंग एनी मिडिल बिल्कुल, क्लास, बिल्कुल ऐसे ही है। वी नीड टू वर्क ऑन दैट। एम्प्लॉयमेंट की बात अभी फेरा कर रही थी कि अनएम्प्लॉयमेंट है, और अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो एक एम्प्लॉयड बंदे की जिम्मेदारी है कि वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, जिस तरह से आजकल बड़ा जो है प्रोवोक किया जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप लोग आएँ, अपना बिजनेस को जनरेट करें। तो IT के हवाले से कुछ आप लोगों ने इस तरह का है, बच्चों को करते हैं प्रोवोक कि आप अपना खुद का बिजनेस करें? बिल्कुल, मतलब जिस तरह से आइट में एक सिंपल सी अगर एक बात करूं, हम आजकल के मॉडर्न टाइम्स के जो अल्ट्रा रिच लोगों की अगर नाम लें, जिसमें जेफ बेजोस हैं अमेज़ॉन के, बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स है, और बहुत सारे लोग हैं,
इनमें से आप एक चीज़ देखेंगे कि कोई किसी का तेल का कुआं नहीं निकला है। ये बिल्कुल। सब जो है बेसिक सब आईटी IT से वाले ही हैं। आईटी वाले हैं सारे, And जितने few of them अल्ट्रा are रिच हैं। unsuccessful in their education at Exactly. least. हाँ अब आईटी जो है मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वैसे भी मौजूद है, पर हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर जो है सेक्टर बन सकता है अगर हम इसके अंदर वोकेशनल बिकॉज एजुकेशन इट्स के ऊपर फ्यूचर, फोकस। फ्यूचर पूरा फ्यूचर डिपेंड है कर और रहा है IT आसान पे। कितना है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि एड्स में वो डिग्री नहीं मांग रहे, वो स्किल मांग रहे, बिल्कुल और स्किल सीखना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। फ्रीलांसिंग के अंदर पाकिस्तान आई गेस 3rd 4th नंबर के ऊपर आता है, हमारा पड़ोसी मुल्क शायद नंबर 1 के ऊपर है। उसके ऊपर आईटी के अंदर अगर बच्चे जो हैं आईटी के ऊपर काम करें फ्रीलांसिंग के अंदर, वो घर बैठे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जिस तरह से कोर्सेज 6 मंथ्स का हमारा एक CPISM कोर्स है, मुझे वो इतना पसंद है, और ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए जो अगर घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, 6 मंथ्स आप जो है वेबसाइट बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है फ्रीलांसिंग के अंदर, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है, रजिस्टर करना पड़ता है, पर आप जो है घर बैठे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर और सकते अर्निंग हैं। की जहाँ पर आपने बात किया यासीन साहब, तो मैं बता दूँ मेरी एक फ्रेंड थी, उनका मतलब वो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आई, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड थी कि मैं इस तरह से घर बैठे काम करती हूँ, दिस एंड दैट। बाद में हमने उनसे सवाल किया कि आपकी कितनी अर्निंग हो जाती है, लाइक आप एक फ़ीमेल हैं और घर बैठे हुए फ्रेश ग्रेजुएट हैं, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन उस टाइम तक वो 2 साल काम कर चुकी थी। कहती है व्हेन आई स्टार्टेड विद 50,000 एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग ऑन 3 लाख फ्रॉम माई हाउस। तो ये लोगों को नहीं पता कि ये हम कितने वास्ट स्केल पे लेकर जा सकते हैं। ऐसा ही है, लोग समझते हैं कि आईटी का कोर्स करके क्या मिलेगा यार, इसका करके क्या मिलेगा, लेकिन आईटी में इतना ज़्यादा मार्जिन है, आपका कट इतना आ जाता है। किसी आ को जाता अगर है, कोई बिल्कुल। फ्रीलांसर चाहिए, आपने उसको अरेंज करके दे दिया, उसमें आपके आराम से 30,000 40,000 का आपका मार्जिन घर बैठे आपको मिल रहा होता है। कई प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में भी, वो प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी तवज्जो इनके ऊपर दे, जिस तरह से काफ़ी अभी जो फ्रीलांसर हैं, जो शायद स्टेट बैंक के अंदर जो फॉरेन रेवेन्यू आ रहा था, उनको शायद वो भी अभी एक कोई प्रॉपर उनके पास प्रोसेस नहीं है, वो शायद फ्रीलांसिंग की कैटेगरी नहीं है उनके पास रेवेन्यू लाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, और ख़ास तौर पर हमारे वो बच्चे जो कि फॉर्मल एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स मास्टर्स नहीं कर सकते, वो आईटी के अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आप रीसेंट इंटरव्यू देखें आप डोनाल्ड ट्रंप का, वो एप्पल के CEO के साथ एक इंटरव्यू था, वो आदमी जैसा भी है डोनाल्ड ट्रंप है, उसमें उन्होंने ऐड किया कि आजकल जो है डिग्री नहीं चाहिए, जो आईटी कंपनीज उनको स्किल्स चाहिए। ठीक है, और स्किल हासिल की जा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। यहाँ पर जो इतनी सकील किस्म की बातें, सकील डेंजरस किस्म की बातें होनी थी, तो मुझे एक शेर याद आ गया। हमारे हेड होते हैं परवेज़ साहब, उन्होंने मुझे सुनाया था, मैं बड़ी इंप्रेस हो गई थी। मुन्ने पर है इतना बोझ किताबों का, मुन्ने पर है इतना बोझ किताबों का, बेचारे को पढ़ने में दुश्वारी है, बेचारे को पढ़ने में दुश्वारी है, इसका बस्ता देख के ऐसा लगता है PhD के आगे की तैयारी है। ऐसे ही है भाई, हम बात भी कर रहे थे कि बच्चों के जो बस्ते हैं वो इतने ज़्यादा हैवी हो गए हैं, और बच्चे आजकल बड़े स्ट्रेस का भी शिकार हो गए इतनी सारी चीज़ों से। लेकिन 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 ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं क्योंकि वक्त का तकाजा है, फ्यूचर को हमने अपने मद्देनज़र रखते हुए ये सब कुछ करना है। बहुत शुक्रिया उफेरा कि आपने हमें बताया कि किस तरीके से न्यूट्रिशन बच्चों को देने चाहिए और क्या चेक एंड बैलेंस उनके रखना चाहिए, क्योंकि आजकल तो वाकई में आपको कैट जूस मिल रहा होता है, कभी डॉग जूस मिल रहा होता है, कैट चिप्स मिल रही होती हैं, तो घर से बच्चे को अपना टिफ़िन बना के दें। उसी के साथ आपका यासीन साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया कि किस तरीके से छोटे छोटे कोर्सेज से और फन लर्निंग से हम बच्चों को आईटी की तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं। तो जनाब ये गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जी उठा पाकिस्तान।
वेलकम बैक। बात हो रही है बच्चों के तालीमी हुकूक के बारे में, चाइल्ड लेबर पर भी बात हो रही है, तो सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल टच भी दिया जाए कि जनाब स्टेट तो अपनी जो है जिम्मेदारियां निभा ही रहा है, लेकिन ऑब्वियसली डेमोक्रेसी का ज़माना है, डेमोक्रेसी वाला स्टेट है, तो देखते हैं कि डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स में क्या अपने रोल्स को प्ले करी हैं। उसी लिए हमने इन्वाइट किया है जनाब यहाँ पर सीनियर लीडर हैं, साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं ऑफ PPP, मुसरत नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब मैंने इनका इंट्रो लिखा तो मुझे जो है ना जावेद मीर साहब कहने लगे आप मेरा भी जो है लिखें ना, पॉलिटिकल टच आप दे रही हैं तो खूबसूरती से दें। ये भी वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध PMLN के। सर, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पहले आप जो है वो चाइल्ड लेबर पे बात कर रहे थे, उसमें पॉलिटिकल एंगल नहीं था। अच्छा, वैसे तो डेमोक्रेसी वाला ज़माना है, हर चीज़ का ही पॉलिटिकल एंगल हम निकाल ही लेते हैं, मौसम तक का निकाल लेते हैं, चांद भी हमारे पास पॉलिटिकल हो जाता है कभी कभी। तो बच्चों के हुकूक के बारे में बात हो रही है कि बेसिक नीड्स पाकिस्तान में नहीं दी जा रही हैं, तो आपकी पार्टीज़ के हवाले से ये पूछना चाहूँगी, आपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं बच्चों के एजुकेशन के हवाले से, तो ये पूछना चाहूँगी कि इस हद तक वो आपको सक्सेसफुल रहे आपके प्लान्स जो थे, और क्या मज़ीद आप चाहती हैं कि इसमें बेहतरी आए? बिल्कुल, देखिए जब भी चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें एक्टिवेट करे या कोई भी सोशल वर्कर टाइप का बंदा या कोई एजुकेशनिस्ट उसके लिए रिफॉर्म करे, तो मैं समझती हूँ उसके अंदर जब भी किसी काम को किया जाए तो पॉजिटिवली तो आपके पास प्लस पॉइंट तो आएगा। और देखिए उसका फ़ायदा हमारी जनरेशन को है। ये जो आज के बच्चे हैं वो कल का मुस्तकबिल है। बिल्कुल ऐसे देखिए कल आपको यहाँ दिलकश या मीर साहब या मसरत नज़र नहीं आएंगे, वो बच्चे नज़र आएंगे जो हमारे मुल्क का सरमाया है। तो उसके लिए काम करना, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या कोई भी दीगर पार्टीज़ हो, वो अगर काम करेंगी तो ये समझ लें कि उन्होंने अपने मुल्क को मुस्तहकम किया। बिल्कुल, अपने फ्यूचर को जो है मुस्तहकम किया। वो ब्राइट देखें फ्यूचर होगा। यहाँ अगर मीर साहब बैठे हो तो फॉरएवर मीर साहब ने नहीं रहना, मतलब वकील या मैंने ही एजुकेशनिस्ट नहीं रहना। हमारे आने वाली जो नई जनरेशन है, जो हमारे आज के पौधे हैं, कल वो नौजवान जो है ना दरख्त, तनावर दरख्त बनेंगे और वही मुल्क और कौम को साया देंगे। और मैं समझती हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी शख्स हो, उसको ये जो बीज है बच्चों का वो बहुत अच्छे से बोना है और फिर उसको उस प्लांट को बड़ा तनावर दरख्त बनाना है ताकि वो इस मुल्क का सायादार दरख्त बन सके और वो कल इस मुल्क की बागडोर संभाले। अच्छा, ये बताइएगा मैम कि आपने जो अब तक हमने आपसे बात की कि आपका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी रहा है एजुकेशन के हवाले से बच्चों के लिए, तो किन किन लोगों ने साथ दिया और क्या क्या मुश्किलात क्या क्या आई? अच्छा काम करने के लिए, देखिए बुरे काम करने के लिए तो बंदे के जहन में कुछ नहीं होता जी, करना है सो करना है। अच्छे काम करने के लिए मुश्किलात भी आती हैं और बाहर को आप ना दें। मैं नहीं कहती हूँ कि बाहर के लोगों ने किया, मेरी अपनी फैमिली ने मुझे किया। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में इसको कह चुकी हूँ। मेरी अपनी फैमिली ने कहा क्या ज़रूरत है आपको, क्या हाँ आपको पैसे की कोई नीड है, कोई ऐसा इशू है, हमारे यहाँ बच्चियाँ काम नहीं करती, हमारे यहाँ बच्चियाँ ऐसा नहीं करती। तो मैंने कहा जो चीज़ मैंने फेस की है, जाहिर बात है मैं जब एजुकेशन में जो चीज़ मैं फेस करती रही हूँ कि नहीं जी बच्चियों को नहीं पढ़ना, बच्चियों ने ये नहीं करना, तो जिस स्ट्रगल में मैं सारी लाइफ रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरी बच्चियाँ, मेरे इस मुल्क की बच्चियाँ वो फेस ना करें जो मैंने किया। इवन कि पढ़ने के बाद मैंने चाहा कि मैं स्कूल, क्योंकि मुझे मेडिकल में एडमिशन मिला तो सब कहने लगे कि ये क्या बात हुई कि जिसको मेडिकल में एडमिशन मिला है तो वो बंदी चाह रही है नहीं जी मैंने एजुकेशन फील्ड में जाना है, टीचर बनना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने कहा नहीं बस मेरा शौक़ है, मैंने बनना है। और फादर ने की, पेरेंट्स मतलब वालदा ने सबने की, सबका प्रेशर रहा। लेकिन मैंने कहा आप बिलीव करें कि दिलकश मैंने 2 कमरों पे स्कूल स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस शहर के अंदर मैं 7 कैंपस चला रही हूँ। तो मैं समझती हूँ कि इसके पीछे मेरी मेहनत थी और मेरा जज्बा और जुनून था कि मैंने करना है। और जब बंदा लग पड़े कि मैंने ये काम करना है तो मैं नहीं समझती कि कोई भी चीज़ मुश्किल होती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो सर आप थोड़ा सा बताइएगा कि फ़ीमेल चाइल्ड के ऊपर हम जो है ज़्यादा एम्फेसिस करें कि उन्हें बड़ी ख़ास किस्म की जो है सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ती हैं। इनफैक्ट मैं भी जब अपनी बात करती हूँ तो जब मैं मीडिया साइंस लेना चाह रही थी, जब मैं पढ़ना चाह रही थी, तो मुझे तो घर वालों की तरफ से पढ़ा था कि भाई क्या करोगी तुम ये पढ़ के, मीडिया में तो तुम वैसे भी जा सकती हो, तुम वैसे भी पब्लिक स्पीकर हो। तो आप जब हम चाइल्ड लेबर की बात कर रहे थे तो कोई ऐसे लॉज हैं जो इसको कम करते हो कि भाई आप फीमेल चाइल्ड के ऊपर इतनी अप्रेशन ना लगाएं? कोई ऐसे लॉ मौजूद है हमारे पास? चाइल्ड लेबर पे तो बहुत कवानीन मौजूद हैं, बट इस बात पे कि
जो बच्चियां हैं उनके ऊपर कोई कुदरत ना हो, ऐसा तो कोई लॉ मौजूद नहीं है। बट मैं समझता हूँ कि बच्चे तो जो है, बच्चियां भी हर जगह आजकल पढ़ रही हैं, स्कूल्स में जा रही हैं, वो ऐसी सिचुएशन नहीं है। बट बात हमारी फोकस जो है ना, वो गवर्नमेंट के लेवल पे वो जिस तरह होनी चाहिए वैसा है नहीं, वैसा नहीं है। अगर आप देखें ना, दो सूबों को कंपेयर कर लें, सिंध को और पंजाब को, तो पंजाब में एक बेसिक डिफरेंस है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है टीचर्स की गवर्नमेंट सेक्टर में, वो मेरिट पर है। वो उसमें उसको वो सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा है वो उसको सब्जेक्ट आ रहा है। वहाँ का एजुकेशन ठीक सिस्टम भी है, काफी अच्छा, स्ट्रॉन्ग प्लस चल रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा काम हुआ पंजाब के अंदर। अच्छा, बहुत ज़्यादा वोकेशनल सेंटर, स्किल्ड सिखाना लोगों को, वो बहुत ज़्यादा काम है। ये सिंध बहुत पीछे है उस चीज़ के अंदर। तो सिंध को थोड़ा सा उस पर अपने आप को फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपकी जो प्राइमरी स्कूल टीचर की जो अपॉइंटमेंट है वो मेरिट पे हो, वो मेरिट पे वो जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसको वो सब्जेक्ट पढ़ाना आना चाहिए। जब उसको खुद सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना आ रहा तो वो बच्चे को क्या पढ़ाएगा, उस बच्चे का क्या फ्यूचर होना है। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, है। फिर जो वोकेशनल ट्रेनिंग पे सिंध गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। ये अच्छा, सिर्फ सिंध या सिंध गवर्नमेंट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बजट भी है। हाँ। मेरी बहन बताएंगी इस बात पे कि पूरा एक बजट रखा जाता है सिंध गवर्नमेंट का वोकेशनल ट्रेनिंग पे। वो नाम का बजट है, काम कुछ भी नहीं हो रहा, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोग भी थोड़े सुस्त हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारा अगर कराची की हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा अर्बनाइज्ड है और हमारे पास वो वाली पॉपुलेशन भी तो नहीं है ना हमारे पास। अगर उनका 5%, उन पंजाब के 5% को देखा जाए तो वो 100 बच्चे हैं, जस्ट इन केस एक एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन सिंध का 5% देखा जाए तो शायद वो 10 बच्चे हैं। आबादी का इतना फ़र्क है, तो अगर 100 वहाँ से 100 बच्चे, 5% बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो 100 बच्चे नज़र आ रहे हैं। यहाँ से भी 5% ही जा रहे हैं तो वो 10 नज़र आ रहे हैं। दिलकश, एक इशू ये भी है कि सिंध के अंदर, स्पेशल सूबा सिंध के अंदर पंजाब से ज़्यादा, हालांकि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है हमारा, वो हमारा मुल्क पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब नहीं पॉपुलेशन के हिसाब से भी और वैसे रकबे के लिहाज से भी सिंध से बड़ा है। वैसे तो रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान है, लेकिन लेकिन हाँ, मतलब लेकिन सिंध, हाँ, पॉपुलेशन के हवाले से सिंध के अंदर स्कूल्स गवर्नमेंट के ज़्यादा हैं, टीचर्स ज़्यादा हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, लेकिन वजह ये है कि हम कहें कि सिंध और पंजाब, देखिए चाहे पंजाब में देख लें चाहे सिंध में देख लें, जो पोजीशन होल्डर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग बच्चे हैं। प्राइवेट सेक्टर्स के काम चाहे पंजाब में हो चाहे सिंध में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर्स गवर्नमेंट से ज़्यादा काम कर रहे हैं और पोजीशन होल्डर्स भी प्राइवेट सेक्टर्स के ही होते हैं बनिस्बत गवर्नमेंट के नहीं। हालांकि देखा जाए, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर्स में टीचर्स की सैलरीज भी बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि 4 गुना ज़्यादा है प्राइवेट से। बिल्कुल, ठीक है ना। और प्राइवेट में वो काम हो रहा है, उसकी रीज़न क्या होती है? चेक एंड बैलेंस है। अभी देखें, आप देखें एजुकेशन मिनिस्टर आए तो उन्होंने काफ़ी मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतरी लाई है। ना सिर्फ बेहतरी लाए, मीर भाई को ही पता होगा कि उन्होंने देखा है कि मुझे अगर चेक एंड बैलेंस रखना है तो उनकी एक बेटी है तो उन्होंने अपनी बेटी को भी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया है। तो आप समझ सकते हो कि अगर एक बंदा एक अच्छे स्टेज पे एक मिनिस्टर है, वरना हम तो कहते हैं कि मिनिस्टर्स के बच्चे तो बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, वो गवर्नमेंट में क्यों पढ़ेगा? तो मकसद है कि बेहतरी की तरफ कदम है, उसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ सोल्यूशन होना चाहिए। सोल्यूशन जो है ना, एक अगर आपने बस एक फैसला कर लिया कि नई प्राइमरी स्कूल टीचर जो है वो बहुत अच्छा जो होगा पढ़ाई में, वही प्राइमरी स्कूल टीचर बनेगा, भले उसकी सैलरी ज़्यादा कर ले, उसके पर्क्स प्रिविलेजेस बढ़ा दे, उसको उसकी प्रायोरिटी डिफरेंट कर ले। आपको फैसला करना पड़ेगा ना, एक टाइम आ गया आज कि आज आप फैसला करें, तो फैसला करें कि हमने जो है सिफारिश पे नहीं भर्ती करना, हमने सोसाइटीज का रिजेक्टेड आदमी नहीं भर्ती करना, हमने काबिल आदमी को भर्ती करना। तो ये अगर फैसला आपने कर लिया जिस दिन, तो ये मामला ठीक होना चाहिए। बाकायदा अब तो उनके पेपर्स हो रहे हैं, बाकायदा उनको 60% अगर कोई टीचर ले रहा है, उसको उन पेपर्स को अटेम्प्ट करने के बाद 60% ले रहा है तो वही टीचर होगा। कि यहाँ पे टियर सिंध में लोग पुलिस में सिपाही बनने को तैयार हैं, मगर प्राइमरी स्कूल टीचर बनने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो वो है ना, क्योंकि वो मैं आपसे क्या अर्ज किया कि आपको प्रायोरिटी डिफरेंट करनी पड़ेगी, आपको बेहतर करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने कोई आप अलग कर दे ना, एजुकेशन को, हेल्थ को, उसको दूसरे डिपार्टमेंट से अलग कर दे, आपको यहाँ पे बेस्ट लोग चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आदमी क्यों जाके तपेदार बन रहा है, ASI बन रहा है, मगर टीचर बनने को तैयार नहीं, जबकि टीचर की तो बहुत बड़ी इज्जत है। बिल्कुल, बहुत पूरी दुनिया में। बिल्कुल हम और आप उन्हीं की वजह से। तो आज भी हमारा टीचर आता है तो वो हम खड़े हो जाते हैं, हमारा टीचर, मगर आपने इतना उसको ख्वार कर दिया इस प्रोफेशन को, तो कि वो कोई टीचर बनने को तैयार नहीं है, अच्छा आदमी टीचर बनने को तैयार नहीं है। वो सिपाही बन जाएगा, तपेदार बन जाएगा,
टीचर नहीं बन रहा। तो टीचर बनने के लिए आपको वो जो है ना उसकी हैं, लोग जज्बे वाले हैं मीर भाई, अभी भी हैं। अच्छा, मुझे कितने पता है हैं? ऐसा लगता है अच्छे लोग कि अभी भी हमने, सॉरी टू कट यू बोथ ऑफ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपने बच्चों को, वो कहते हैं ना, जहनों का हमने उनका एक फ्रेम बना दिया है, या तो इंजीनियर बनोगे तो अच्छे बंदे बनोगे, या डॉक्टर बनोगे। हम ये मुआशरे की बेहतरी की तरफ उन्हें नहीं डालते हैं कि यार टीचर बनो, एजुकेशन की तरफ जाओ, औरों को सिखाओ, इस तरीके की हम मोटिवेशन भी बच्चों को नहीं देते हैं। हम लोग स्टेटस को हो गए, बिल्कुल स्टेटस को हो गए। हम चाहते हैं कि जी हम अगर किसी को बताएं, मैं आपको बताऊं जी मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है। हम ये नहीं चाहते। मैंने आपसे क्या कहा, अब अगर मैं कहूँ ना कि किसी से भी जाके कहीं भी क्या करती हैं जी, अगर मैं बड़े फख्र से कह देती हूँ, कहीं भी खड़े हो तो कहने लगे नहीं मैम आप तो अपना आंख है ना। मैं कहती हूँ हाँ भाई मेरी बेस्ट टीचर है, तो कहने लगी टीचर है, मतलब अजीब सा लोगों को लगता है, यकीन करें। मतलब अगर हम कह दें कि किसका बेटा है, अच्छा उसका बाप तो टीचर था, अरे भाई उसका बाप टीचर था तो उसने ये मुकाम दिया, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आज हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं, आज अगर ये लॉयर हैं, आप एंकर हैं, या मैं पॉलिटिशियन हूँ, बिल्कुल, तो ये सब टीचर्स टीचर का की बहुत बड़ा मरहूम मिन्नत किरदार है, होता है, बिल्कुल उन्हीं ऐसा का ही किरदार है, उन्हीं का रोल है। बिल्कुल। तो बिल्कुल रिस्पेक्ट तो खैर है, ऐसा टीचर नहीं है कि दोनों काम कर रिस्पेक्ट सकते हैं नहीं ना, है। टीचर फ्यूचर ब्राइट भी कर सकते हैं और टीचर डल फ्यूचर भी कर बर्बाद भी सकते कर हैं। बर्बाद, सकते हैं। दोनों सूरत, ठीक है ना? तो ये टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बड़ी नई चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली भी मैंने सुनने में आया था कि एनटीएस के अब तो टेस्ट भी हो रहे हैं। एनटीएस नहीं, पिछले 2018 में और 2013 में भी एनटीएस में हुए, और जिन्होंने 60% अचीव किया है उनको रखा उनको गया। ऑफर जी उनको रखा गया, और होना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा मतलब मीर क्राइटेरिया साहब, तो हो एटलीस्ट। बिल्कुल एक जाते जाते एक मैसेज हमारी आवाम के लिए जो पॉलिटिकल ना हो, ऐसे ही एक सोल्यूशन की तरफ हो, मोटिवेशनल हो, किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है निज़ाम को। और चाइल्ड लेबर की जब हम बात करते हैं, अर्बनाइज्ड हो गए, हमारे घर में चाइल्ड लेबर होती है, हमें पता नहीं चल रहा होता है, तो उसके लिए क्या मैसेज है? आपके पहले सेगमेंट में जो मैंने बात की थी वो मैं दोहरा रहा हूँ कि आप अपने फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी परेशान होते हो, आप अपनी इकनॉमी के लिए भी परेशान हो। बिल्कुल आप सिर्फ फोकस करो कि आप लैंग्वेज का पावर दो ये बच्चों को। बहुत आप सिर्फ लैंग्वेज सिखा दो। आप अरबी सिखाने का जब टाइम था आपने नहीं सिखाई, जो सबसे आसान थी, बट वो टाइम निकल गया। हमारी रिलीजियस लैंग्वेज भी अब टाइम है कि आप प्लीज़ प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हो, गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल हो और मदारिस हो, और मैं कहता हूँ मदारिस में सबसे ज़्यादा हमारे उलमा को इस बात पे सोचना पड़ेगा कि आप चाइनीज़ भी सिखाएं, आप रशियन लैंग्वेज भी सिखाएं। सीपैक से ये सारी कनेक्टिविटी होने वाली है और इतनी खपत होगी, इतनी खुशहाली होगी, इतनी नौकरियाँ होंगी। सिर्फ एक आप हमारे जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर हमारा है, फ्यूचर जनरेशन, उसको ये ताकत दे दो सिर्फ लैंग्वेज की, आपका मुल्क खुशहाल हो जाएगा। बाकी वो खुद ही किताबें पढ़ के जो है ना अपने आप को सिर्फ एक लैंग्वेज की पावर दे दो। बिल्कुल ऐसी है। मैम जाते जाते आपका भी एक इसी तरीके का मैसेज। मैं समझती हूँ कि मैं एग्रीड करती हूँ अपने भाई की बातों से, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आप अपने बच्चे को ये सिखा दें कि बेटा जो काम आपने करना है वो नेक नियति से और बेहतरी से करना है, ताकि आज एक स्टेप माँ या बाप आपके लिए अच्छा उठा रहे हैं या आपका उस्ताद अच्छा उठा रहा है, तो उसको देखते हुए आप उससे 10 गुना आगे बढ़ो, तो आप देखेंगे कि एक अच्छाई से दूसरी अच्छाई जन्म देती है। तो अच्छा काम करने की तरगीब बच्चों को दें और उनको बेहतरी की जानिब आप राग़िब करें। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा मुल्क, ये प्यारा वतन बहुत आगे को जाएगा। हम नहीं होंगे लेकिन हमारा मुल्क कायम रहे और बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला तरक्की की तरफ जाएंगे। 2 चीज़ें इस वक्त जो इम्पॉर्टेंट हैं जो एक मीर साहब ने बोली, वो ये कि दूसरी लैंग्वेजेस को जो हमने ये भी देखा था, इंग्लिश से जब हम पाकिस्तान बन रहा था इंग्लिश से बहुत दूर भागते थे, लेकिन जब हमने इंग्लिश सीखी तो जो है हमें बड़ा जो है इससे फ़ायदा हुआ। अब नौबत ये है कि हमें रशियन और हमें चाइनीज़ स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस उन्होंने किया कि सीखनी चाहिए। मैम का कहना ये था कि जब जो भी काम हम अपने बच्चों से कह रहे हैं कि वो करें तो वो नेक नियति के साथ करें, और मेरा भी यही मैसेज है। नॉस्टैल्जिक हमने बातें शुरू की थी, उसके बाद चाइल्ड की बात की और हमने उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन किया। तो जनाब पुरानी बातें जो आपने अपने बचपन से सीखी हैं, जो मैंने अपने बचपन से सीखी हैं, कोशिश करें कि वो आजकल के जो बच्चे हैं, जो टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर के दौर वाले बच्चे हैं, तो उन्हें भी सिखाएं। किताबों की तरफ स्पेशली बच्चों को लाएं, उनकी जो नन्ही मुन्नी कहानियों वाली किताबें होती हैं उनकी तरफ लाएं। यहाँ पर हमारे शो का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ताला कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए शो के साथ, नए मेहमानों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी सारी टीम को, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।